जायदाद तकरीबन 8 लाख एकड़ जमीन पर मुहैयत है। इसका एक मतलब यह हुआ कि मुसलमानों के खालिस हक का एक जबरदस्त खजाना मुल्क भर में बिखरा पड़ा हुआ है। CWC यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने सभी स्टेट वक्फ बोर्ड है उनसे मुल्क के बड़े शहरों में मौजूदा जायदाद का बाजार नरखा यानी करंट मार्केट वैल्यूएशन हासिल किया है। वो इस तरह है: कोलकाता 62,000 करोड़, दिल्ली, ये 5 साल पुराने आंकड़े हैं जो अब बढ़कर और ज्यादा हो गए हैं। तो कलकत्ता में 60,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है जो रजिस्टर्ड है, जो अनरजिस्टर्ड है उसके अलग मामले हैं। दिल्ली में 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ तक, हैदराबाद में 20,000 करोड़, मुंबई में 70,000 करोड़, चेन्नई में 8,500 करोड़, बेंगलुरु में 3,600 करोड़। यानी ये 6 मेट्रो सिटी में, मेट्रोज में ये प्रॉपर्टी जो है तकरीबन 1.5 लाख करोड़ रुपीस की है और पूरे मुल्क में 5.5 lakh crores की। These properties are located at the city center, and if they are put to efficient and marketable use, they can generate at least a minimum return of 10%, which comes around 3,600 crore। अगर उनको किसी तरह अमल में लाया जाए, उसका मुनाफा कमाया जाए, अगर उसका 10% भी आए तो वो 3,600 करोड़ रुपए के करीब होता है। एंड दिस इज अ हक फंड एंड कुड बी सफिशिएंट फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम्स। यानी काफी अमाउंट हर साल जमा हो सकती है ये हर साल में, जिससे ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं मुसलमानों के एजुकेशन के, बेवाओं के, स्टूडेंट्स के फीस के वगैरह वगैरह। अगर ये तमाम औकाफ सही तरीके से इस्तेमाल में लाई जाए तो मिल्लत के तकरीबन 70% माली मुश्किलात का हल हो सकता है। मसलन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, मदारिस, मस्जिद की ज़रूरत तकमील हो सकती है। नेस तलबा, बेवाओं और माजूर अफराद के मुश्किलात आसान हो सकते हैं। और हुकूमत अच्छी तरह समझती है कि अगर मुसलमानों को इस औकाफ ही की पूरी तरह सुपुर्द कर दिया जाए तो इनकी तेज रफ्तार तरक्की से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वक्फ जायदादों को वो हुकूक देना नहीं चाहती जो पब्लिक प्रॉपर्टीज को हासिल है, बल्कि वक्फ के निज़ाम में ऐसे खुशामद, बेजमीन और हुकूमत के इशारों पर काम करने वाले मुफाद परस्तों को बिठा दिया जाता है, जो न सिर्फ ये कि औकाफ के मकासद का खून करते हैं बल्कि मुसलसल इनको बर्बाद करते रहते हैं। इसी वजह से 80 से 70% वक्फ जायदाद पर गैर कानूनी तौर पर औरों का या लैंड माफिया का कब्जा है, बल्कि कई रियासतों में स्टेट की हुकूमतों ने औकाफ की जायदाद पर कब्जा कर रखा है। जैसे कि अभी YSR रेड्डी जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने हैदराबाद में 1,630 एकड़ जमीन जो दरगाह हुसैन शाह वली की थी, वो जो उस वक्त 3,200 करोड़ रुपए की थी, वो AP इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन को दे दी। चंद्रबाबू नायडू ने 1,100 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे दी। जो एयरपोर्ट बना हुआ है वो वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, हैदराबाद का जो बेहतरीन तरीन एक हिंदुस्तान का एयरपोर्ट है, और जिससे कोई रिटर्न्स हमको नहीं मिल रहे हैं। इस तरह मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए आता हूँ कि इस किस्म के और जो प्रॉपर्टीज है जिसमें ये हुकूमत के अलावा खुद मुसलमानों ने उसको, ट्रस्टियों ने बिल्डर्स को बेचा है, वो एक बड़ी तादाद में, कहीं 10 एकड़, कहीं 15 एकड़, कहीं 5 एकड़, उस पर हमने भी कुछ जगहों पर केस लगाए हैं जो अब तक 10 साल से लड़ रहे हैं। नीचे से सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट वापस से ट्रिब्यूनल को डायरेक्शन देता है, फिर ट्रिब्यूनल को फिर चैलेंज किया जाता है, और ये मुस्लिम वकला ही कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डर्स के पास जो है बहुत बड़ी अमाउंट आ जाती है, 200-200, 500-500 करोड़ रुपए एक प्रॉपर्टी से हासिल होते हैं। तो ऐसे वकीलों को, और वो मुस्लिम वकील ही अपॉइंट करते हैं, मुस्लिम वकील उसको ऐसे पेचीदगियों में उलझा देते हैं कि 10-10 साल तक उन केसों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और उस पर केस करने वालों पर फौजदारी केस भी लगाए, हम पर भी फौजदारी केस लगाई गई, झूठे लगाए गए, जिसको हमको निर्दोष साबित करने में हमको
5-5 साल कोर्ट में चले गए और इस किस्म के दबाव लाए गए। बहरहाल मैं मुख्तसर करते हुए और आता हूँ कि जो 1995 का एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक तरतूब निकाली, एक नोटिफिकेशन निकाला कि महाराष्ट्र में जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है उनकी सर्वे करके एज इमीडिएटली उस पर से मुतवल्लियों के, जमींदारों के और कब्जादारों के नाम निकालकर वो वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसी इंदराज किया जाए। और इसको पायलट तत्व के ऊपर पूना और परभनी को चुना गया और वहां पर उस नोटिफिकेशन के जरिए काम शुरू हुआ, सारे सर्वे हुआ। लेकिन अब तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस काम को करने में आज टालम टाल कर रहा है कि वो सिर्फ उन 7/12 के उतारे या प्रॉपर्टी कार्ड को कोरे कर दे और उस पर सिर्फ प्रॉपर्टी वक्फ बिलोंग्स टू वक्फ ये डाल दे। ये भी नहीं हो रहा है। लेकिन 2014 में एक बिल आया था जो बहुत अच्छा था कि वक्फ प्रॉपर्टी एविएशन अनऑथोराइज ऑक्यूपेशन, ये 2014 में ये बिल के अंदर जो सच्चर कमीशन का रिकमेंड किया था कि पब्लिक प्रमाइसेस एक्ट 1971 eviction of unauthorized occupation should be applied to work property। वर्क प्रॉपर्टी में भी ये इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड को अप्लाई किया जाए ताकि जिस तरह हमारी प्रॉपर्टियां है पब्लिक की, उसी प्रॉपर्टी के जिस तरह के हुकूक है जो कानून लागू होते हैं वो भी वक्त पर लागू किए जाए। और उन्होंने उसके अंदर और एक अच्छा काम किया था कि जितने भी स्टेट बोर्ड है उनको मैजिस्ट्रियल कॉजी जुडिशियल पावर्स दे देने का ऐलान कर दिया गया था। उसके सीओ को मैजिस्ट्रेट के पावर दिए गए थे कि अगर उसने सीओ ने अगर किसी वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया तो उसके बाद किसी कोर्ट में इसको चैलेंज करने का किसी को इख्तियार नहीं होगा। लेकिन ये भी एक अलमिया है इस मुल्क का कि जब ये सर्कुलेट किया गया ये नोटिफिकेशन अमल में लाने के लिए, तो इसको ब्यूरोक्रेसी नहीं अपोज किया, माइनॉरिटी अफेयर के ब्यूरोक्रेसी ने अफेयर किया कि आप इस किस्म का कानून कैसे ला सकते हैं, आप मैजिस्ट्रेट पावर सीओ को कैसे दे सकते हैं, आप इस किस्म के इख्तियारात सीओ को नहीं दे सकते जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा हाई पावर हो। और दूसरा 1971 का एक्ट जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड है, उसको वक्फ के जरिए मिला नहीं सकते। इस तरह ये बिल अब 2014 से फिर से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो मैं अपनी बात को निहायत मुख्तसर करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा कि मैं अपने तौर पर सिर्फ 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं जो मेरे तजुर्बे में आई है कि लोग ऑब्जेक्शन लेने को तैयार है जो प्रॉपर्टीज उनके मोहल्लों में, उनके शहरों में, उनके गाँव में हो रही है, लेकिन उसके लिए वकील देने पड़ते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक एप्लीकेशन देने से नहीं होता है, उसकी पेचीदगियां पैदा कर देता है सामने वाला वकील लेकर। तो उसके लिए कोई वकील फ्री में लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, जबकि सामने वो 2-2 और 5-5 लाख रुपए लेकर सीनियर वकील खड़े होते हैं और वो मुसलमान होते हैं। तो ऐसी हालत में उन लोगों की जो ये केस लड़ना चाहते हैं उनकी कमर तोड़ जाती है, वो सुप्रीम कोर्ट तक जा नहीं सकते क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वापस आता है। ये हमारे तजुर्बे में आया है, जबकि सारे पेपर्स हमारे पास मौजूद है पेशवा के जमाने के, शिवाजी महाराज के जमाने के, जब वो वक्फ की गई प्रॉपर्टीज के तांबड़क पट बोलते हैं वो मौजूद है, गवर्नमेंट के पास वो रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन ये साबित करने के लिए इतना बड़ा चक्कर लगाने में लाखों रुपए सिर्फ वकीलों को चले जाते। तो वकील मुहैया करने वाली एक तंजीम खड़ी हो जाए कम से कम। हाँ, उसमें मशवरे देने वाले बहुत खड़े होते हैं कि आप इस तरह कहिए, आप इस तरह कहिए, लेकिन उसमें मशवरों से नहीं होता है वो मामला जब तक वकील नहीं हो और उस पेचीदगियों के साथ वो आखिर तक लड़े नहीं। ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने आया है और ये सभी के सामने आता है जिसके हमने जो कुछ भी मालूमात ली। इसलिए ऐसी तंजीमों को मैं ये करूँगा कि एक जैसा खान साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, कभी वो ऐसी कमेटी बनाने की कोशिश करे जो वकीलों को ये कर सके। जैसे अभी एक हमारे मलबारी आए थे, उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स फ्री तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं लोगों का इलाज करने के लिए। उसी तरह वकील जब तक ये पेश नहीं करेंगे कि हम लोग इस केसेस में हम अपने खिदमत आपको देंगे, तो आप यकीन जानिए हजारों केसेस कोर्टों में चले जाएंगे और हमारी उसके ऊपर एक दबाव आएगा उन बिल्डरों के ऊपर, उन नाजायज कब्जादारों के ऊपर कि इनके साथ लड़ने के लिए एक कानूनी टीम खड़ी हो गई है। लिहाजा आखिर में ये कि 2021 में हुकूमत ने जो अर्बन वर्क्स प्रॉपर्टी डेवलपमेंट स्कीम प्रोड्यूस की है वो एक अच्छी स्कीम है, उसका हम स्वागत करते हैं कि
जो वक्त प्रॉपर्टी बेकार पड़ी है, अगर वो कोई प्रपोजल, जिसका नाम उन्होंने शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसमें अगर कोई प्रपोजल वो देता है तो उसके बगैर लोन के उसको करोड़ों रुपए, उसकी जो अभी ये है स्कीम की, वो दे सकते हैं, देते हैं, दे रहे हैं, जिसके जरिए ये बेकार पड़ी हुई प्रॉपर्टियां डेवलप की जा सकती है। लेकिन इसके लिए भी तंजीमों को आगे आना पड़ेगा, आर्किटेक्चर को, जो आर्किटेक्चर है उनको आगे आना पड़ेगा कि भाई आप इससे इतना पैसा कमा सकते हैं, ये डेवलप करने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम बना के देते हैं, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप इस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में पेश कीजिए। इस किस्म की भी एक मूवमेंट चलाई जानी चाहिए, ताकि जो कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी हमारे हाथ में है उसको डेवलप किया जा सके। ये गाइडलाइंस जो है 2021 अप्रैल से हुकूमत हिंद ने जारी कर दी है, और वो सब हमारे पास भी है, नेट पर भी आप उसको सर्वे करके डाउनलोड कर सकते हैं। 30 पेज की, वो 15-20 पेज की तकरीबन गाइडलाइंस है, जो बहुत अच्छी है। उसका स्वागत करते हुए उसका फायदा उठाना चाहिए। वो बहुत कम वक्त दिया गया था, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर घंटों घंटे बोला जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर मुख्तसर करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। Thank you so much, sir, for making us realize how important it is to be politically aware. I request all the delegates to please conclude within 10 minutes, sir. It is a big request. Please conclude your topic within 10 minutes. Thank you. Now I call Iqbal Ali Sahab from India Baitul Mal to please come and present on Zakat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खदीर साहब की मोहब्बत, जब भी उनका ऑर्डर आता है हम पहुंच जाते हैं। एक ज़माने से मैं आपको जानता हूं, और जिस तरीके से कौम की मिल्लत के नौजवानों को ऊपर लाए हैं स्कूल के ज़रिए, और जब भी बैतुल माल से रिक्वेस्ट होती है तो वो काफ़ी बड़ी अमाउंट बच्चों के लिए फ़ीस में ये करते हैं, बाकी का फिर बैतुल माल भी ये करता है। तो मैं एक बहुत अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, इसलिए मैं एक डॉक्यूमेंट्री बनाया हूँ, कल ही वो तैयार हुई है, उसको मैं पेश कर देता हूँ। एक 8.5 या 9 मिनट की है वो। 1 मिनट में सिर्फ मैं उसके हाईलाइट्स बता देता हूँ कि इंडिया बैतुल माल जो है तकरीबन 18 साल पहले गुलबर्गा में फॉर्म में आया है, वजूद में आया। उसके जो यूटिलाइजेशन है ज़कात का, वो एजुकेशन हेल्प है, स्कॉलरशिप देते हैं, उसके साथ लोगों को पैर पे ठहराना। मकसद बैतुल माल का और ज़कात का आपको पता है कि लोगों को पैर पे ठहराना होता है, तो उसमें हम मोबाइल ट्रेनिंग देते हैं, फोर्कलिफ्ट ट्रेनिंग पूना भेज के देते हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग देते हैं, और टेलरिंग ट्रेनिंग लेडीज़ के लिए, कंप्यूटर ट्रेनिंग है, ब्यूटिशियन और मेहंदी सिखाते हैं। उसके अलावा पेंशन टू विडोज़ और ओल्ड लेडीज़ को देते हैं, मेडिकल हेल्प है और मैरिज हेल्प है। दूसरे जो चीज़ हम सोशल सर्विस करते हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक नाम से मैंने ग्रुप बनाए हैं, तकरीबन 3 ग्रुप हैं, जिसके अंदर 1000 के ऊपर जॉबलेस लोग हैं उसमें। और अब गुलबर्गा में तकरीबन लोगों को मालूम है किसी को जॉब्स रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉय का, तो हमको डाल देते हैं, और विद इन नहीं आपको 1 घंटे 2 घंटे में उनको एम्प्लॉयर मिल जाता है, एम्प्लॉय। उसके अलावा फ्री मैरिज ब्यूरो है, जिसमें भी 3 ग्रुप चलते हैं, बेवाओं का भी एक ग्रुप है। तो इस तरीके से वहाँ पे भी तकरीबन 4 यहाँ आएगा डाटा, उसमें 4000 के करीब हमारे पास 2-3 हज़ार के ऊपर जो है बायोडाटा हैं। और एक चीज़ जो हम करते हैं, दू बदू प्रोग्राम करते हैं, 5 प्रोग्राम हुए हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पे होता है वो। हज़ारों लोग उसमें यानी आते हैं, अपना बायोडाटाज फ़ोटोज़ एक्सचेंज करते हैं, तकरीबन 60-70 तो ऑन दी स्पॉट बातचीत हो जाती है। तो ये उसका ये है। अब मैं चाहूँगा कि वो डॉक्यूमेंट्री अगर शुरू हो गया तो बैतुल माल का नज़रिया मुहसिन इंसानियत पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही पेश किया गया था। ताहम खलीफे दुआम अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में इसका क़याम अमल में लाया गया था, जिसका बुनियादी मकसद माशी तौर पर कमज़ोर तबके को इमदाद देकर उसके पाँव पर खड़ा करना है। इसी नज़रिए के तहत शहर गुलबर्गा में आज से तकरीबन 15 बरसों कबल इंडिया बैतुल माल का क़याम अमल में लाया गया।
अपने क़याम के रोज़ अव्वल से ही ये बैतुलमाल अल्हम्दुलिल्लाह अपने अगराज़ व मकासद के हुसूल में बहुत हद तक कामयाब रहा है। इंडिया बैतुलमाल से न सिर्फ मुस्तहिक़ीन की माली इमदाद की जाती है बल्कि उन्हें खुद मुक्तफ़ी बनाने की भी हत्तल मक़दूर कोशिश की जाती है। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक मौजूदा सरकारी क़वानीन की रोशनी में इंडिया बैतुलमाल कई एक जहतों में काम कर रहा है। इंडिया बैतुलमाल की कारकर्दगी को हम 5 ज़मरों में तकसीम कर सकते हैं। फर्स्ट, मुस्तहिक़ीन व ज़रूरतमंदों की माली इमदाद। सेकंड, नौजवान लड़के लड़कियों को खुद मुक्तफी बनाने के इक़दामात। थर्ड, मशरूत तरीके के साथ खर्ज हसना। फोर्थ, सरकारी स्कीमात के ताल्लुक से जानकारी और उसके हुसूल के लिए रहनुमाई। फिफ्थ, सोशल सर्विसेज यानी समाजी खिदमात। मुस्तहिक़ व ज़रूरतमंदों की माली इमदाद के तहत बेवाओं, ज़ईफ़ों, बेसहारा अफराद, हैंडीकैप अफराद को माहाना वजीफ़ा दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनकी ज़रूरत के हिसाब से ये वजीफ़ा फिक्स किया गया है। इसके अलावा मुस्तहिक़ अफराद की तिब्बी इमदाद, मेडिकल एड, मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी के लिए इमदाद दी जाती है। तिब्बी इमदाद के नाम पर रकम देने के बजाय उन्हें टैबलेट्स दिलाए जाते हैं या फिर टेस्ट कराए जाते हैं, और मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी में इमदाद के तौर पर नकद रकम देने के बजाय चावल, तेल या कपड़ों की शक्ल में इमदाद दी जाती है ताकि इस सहूलत का गलत इस्तेमाल ना हो। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों में ज़ेर तालीम गरीब स्टूडेंट्स की फ़ीस भी अदा की जाती है। हर तरह की इमदाद देने से क़ब्ल मुस्तहिक़ है या नहीं इसका क्रॉस चेक किया जाता है। दरख्वास्त गुजार के मोहल्ले से किसी मारूफ शख्सियत से इस ताल्लुक से जानकारी हासिल कर ली जाती है। माली इमदाद के मामले में यतीम लड़के और लड़कियों को तरजीह दी जाती है। स्टूडेंट्स की फीस अदा करने में ही इंडिया बैतुलमाल की एक बड़ी कतीर रकम खर्च होती है। इसके अलावा रमज़ान मुबारक के दौरान मुस्तहिक़ीन में फूड किट और कपड़े भी तकसीम किए जाते हैं। नौजवान लड़के लड़कियों को खुद मुक्तफी बनाने के इक़दामात के तहत इंडिया बैतुलमाल के तहत कई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। इसके तहत फोर्कलिफ्ट ट्रेनिंग, 4 व्हीलर ट्रेनिंग, मोबाइल फ़ोन रिपेयर ट्रेनिंग, टेलरिंग, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन और मेहंदी जैसे कोर्स इंडिया बैतुलमाल के तहत चलाए जाते हैं। फोर्कलिफ्ट ट्रेनिंग का कोर्स हमने 2 साल पहले शुरू किया था। इसकी ट्रेनिंग पुणे में दी जाती है। 2 हफ्तों की ट्रेनिंग की 18,000 रुपये फीस होती है। अकोमोडेशन और फीस दोनों इंडिया बैतुलमाल अदा करता है। इस मिशन के तहत अब तक 55 नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 4 व्हीलर ट्रेनिंग ये कोर्स हमने 3 साल पहले इंट्रोड्यूस कराया। गुलबर्गा की ही 4 व्हीलर ट्रेनिंग सेंटर में इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर ड्राइविंग लाइसेंस भी दिया जाता है। इस मिशन के तहत 100 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेन किया गया है और माशाल्लाह सभी बरसरे रोजगार हैं। मोबाइल रिपेयरिंग ट्रेनिंग ये कोर्स हमने 4 साल पहले शुरू किया था। गुलबर्गा की ही एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नौजवानों को मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। इसकी पूरी फीस भी इंडिया बैतुलमाल पे करता है। नौजवानों से बराए नाम ही चार्ज किया जाता है ताकि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा ना करें और ऑब्सेंट ना रहें। इसके तहत भी 100 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। टेलरिंग इसके तहत खवातीन और बच्चियों को टेलरिंग सिखाई जाती है। शहर गुलबर्गा में इंडिया बैतुलमाल के 6 सेंटर चलते हैं। यह हमारा सबसे ओल्ड प्रोजेक्ट है। साल 2009 में हमने इसे शुरू किया था। यह ट्रेनिंग भी मुफ्त दी जाती है। इसके तहत 5,000 से ज्यादा खवातीन को ट्रेन किया जा चुका है। कंप्यूटर ट्रेनिंग ये कोर्स हमने गुज़श्ता बरस ही शुरू किया है। खूनी अलावा मोमिनपुरे में कायम हमारे सेंटर पर ही हमने इसका आगाज किया है। यहाँ पर लड़के और लड़कियों को कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स कामयाबी से जारी है। ब्यूटिशियन आज हम देख रहे हैं कि मेकअप आर्टिस्ट का बड़ा ही डिमांड है। शादियों में दुल्हन की तैयारी से लेकर छोटे मोटे फंक्शंस में भी खवातीन आजकल मेकअप करा रही हैं। इस मांग को देखते हुए हमने अपने खूनी अलावा मोमिनपुरा सेंटर पर इस ब्यूटिशियन कोर्स को इंट्रोड्यूस कराया। इस कोर्स की फीस बाहर 25 से 30,000 रुपये चार्ज की जाती है, लेकिन हम सिर्फ 5,000 रुपयों में इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। 5,000 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ब्यूटिशियंस के प्रोडक्ट्स काफी महंगे आते हैं। मेहंदी डिजाइन का कोर्स भी हमने खूनी अलावा मोमिनपुरा सेंटर पर इंट्रोड्यूस कराया है। माशरे में इसकी भी काफी डिमांड है। इस तरह हम इंडिया बैतुलमाल के तहत 7 कोर्सेस चला रहे हैं जिससे अल्हम्दुलिल्लाह माशरे को काफी फायदा पहुंच रहा है। कई एक नौजवान लड़के और लड़कियां अल्हम्दुलिल्लाह अपने पांव पर खड़ा होने में कामयाब हुए हैं। मशरूत तरीके के साथ कर्ज हसना
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैतुल माल का मकसद मिल्लत को खुद मुक्तफी बनाना है। इसी के पेश नजर इंडिया बैतुल माल कारोबार करने वालों को कुछ शराइत के साथ कर्ज हसना भी देता है ताकि माशरे को सूद के निजाम से बचाया जा सके। सरकारी स्कीमात के ताल्लुक से जानकारी और उसके हुसूल की रहनुमाई के लिए भी इंडिया बैतुल माल बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। हुकूमत के मुख्तलिफ महकमात की जानिब से जारी होने वाली पब्लिक स्कीम्स और एम्प्लॉयमेंट को अवाम तक मुतारिफ कराने के लिए शहर गुलबर्गा के बेशतर मसाजिद में इंडिया बैतुल माल के बोर्ड्स लगाए गए हैं, जिसके तहत अवाम को सरकारी स्कीमात और एम्प्लॉयमेंट्स की जानकारी दी जाती है। समाजी खिदमत, सोशल सर्विस। समाजी खिदमत के तहत इंडिया बैतुल माल एक प्री मैरिज ब्यूरो चला रहा है। आज हम देख रहे हैं कि मुनासिब रिश्ते मिलना कितना मुश्किल काम है। इसी मुनासिबत से रिश्तों के तय होने के निज़ाम को आसान बनाने के लिए इंडिया बैतुल माल के तहत 5 वर्ष कबल मैरिज ब्यूरो का क़याम अमल में लाया गया। हमारे यहाँ साल भर लड़के और लड़कियों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसके बाद वक्फे वक्फे से रिश्ते तय कराने के लिए दू बदू प्रोग्रामों का भी इनेकाद किया जाता है। अब तक दू बदू के तहत 5 प्रोग्राम मुनक्किद किए जा चुके हैं। इन 5 दू बदू प्रोग्रामों का जायजा लिया जाए तो 10,000 से ज्यादा वालिदैन ने इन दू बदू प्रोग्रामों में शिरकत की है और एक अंदाजे के मुताबिक 1,000 से ज्यादा रिश्ते इन दू बदू प्रोग्रामों के तहत अल्हम्दुलिल्लाह तय पाए हैं। अभी भी इंडिया बैतुल माल के मैरिज ब्यूरो में 3,000 से ज्यादा लड़के और लड़कियों के फोटोज और बायोडाटाज मौजूद हैं। समाजी खिदमत के तहत ही इंडिया बैतुल माल छोटे पैमाने पर ही सही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी चलाता है। इसके तहत एम्प्लॉयर से डेटा लिया जाता है और इसे सोशल मीडिया पर डाला जाता है ताकि बेरोजगार नौजवान इससे इस्तेफादा करें। अल्हम्दुलिल्लाह इस सर्विस से कई एक नौजवानों को रोजगार और कई एक एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज मिल रहे हैं। इंडिया बैतुल माल की इस कोशिश से कई एक नौजवानों को भी अपने कदमों पर खड़ा होने का मौका मिला है। समाजी खिदमत के शोबे के तहत इंडिया बैतुल माल हर साल 10वीं और 12वीं एनुअल एग्जाम से पहले हाउ टू फेस एग्जाम और कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्रामों का भी इनेकाद करता है ताकि स्टूडेंट्स के दिलों से बोर्ड एग्जाम्स का खौफ निकाला जा सके और उन्हें इम्तिहान लिखने के टिप्स दिए जा सके और कैरियर काउंसलिंग के जरिए स्टूडेंट्स के रूबरू मुख्तलिफ फैकल्टीज पर रोशनी डाली जाती है। अब सवाल ये आता है कि इंडिया बैतुल माल जब इतने वेलफेयर और फलाही काम करता है तो इसके अखराजात कैसे पूरे होते हैं, बजट आता कहाँ से है। इंडिया बैतुल माल के पास रकम का सबसे बड़ा जरिया ज़कात और डोनेशन है, जिसके तहत सारे फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं। ज़कात और डोनेशन के अलावा इंडिया बैतुल माल के ट्रस्ट के मेंबर्स का जाती सरमाया भी इसमें लगाया जाता है। कई असहाब खैर अपना पैसा बैंकों में रखने के बजाय कुछ रकम इंडिया बैतुल माल के पास हाथ बदल के तौर पर जमा करा देते हैं और हस्बे ज़रूरत निकालते और फिर जमा करा देते हैं। इसके अलावा कई एक असहाब खैर कुछ फलाही काम स्पॉन्सर करा देते हैं। किसी प्रोग्राम के इनेकाद से कबल इंडिया बैतुल माल कुछ साहिब खैर हजरात से रुजू भी होता है और इमदाद लेता है। कुछ साहिब खैर हजरात कुछ फलाही काम करने के ख्वाहिशमंद होते हैं लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इंडिया बैतुल माल ऐसे साहिब खैर हजरात के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करता है। सबसे अहम बात यह है कि हम ज़कात के मसारिफ में शरीयत के बताए हुए उसूल और जवाबित का ख्याल रखते हैं। ज़कात की रकम और डोनेशन की रकम का अलग अलग हिसाब रखा जाता है। इंडिया बैतुल माल के सारी उमूर के अंजाम दही के लिए स्टाफ की भी ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ काबिल भरोसामंद स्टाफ भी मौजूद है। इंडिया बैतुल माल अपने स्टाफ को मुनासिब सैलरी भी देता है। अगर हम अपनी एक डिकेड से ज़ायद परफॉर्मेंस की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साहिब खैर हजरात, अहले सरबत हजरात और मुस्तहिकीन व ज़रूरतमंदों के दरमियान एक पुल, एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों तबकात के भरोसे और एतमाद पर पूरा उतरने की हत्तल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम। अल्लाह ताला कबूल करे हमारे कामों को इंशाल्लाह। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। Thank you so much, sir. And thank you that you are looking into overall development of our society, from education to health and everything else as well. Thank you so much, sir. Now I call upon Mohammad Naushid Sahab from Bihar Waqf Coordination Forum. Please come and talk about Waqf. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, मुख्तलिफ रास्तों से तशरीफ़ लाए मुख्तलिफ तंजीमों के डिग्नेटरीज़, हज़रात व ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम।
हम लोगों की सोशल वर्क की जर्नी 2013 से शुरू होती है। 2013 में कुछ पटना के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हम लोग जमा हुए थे और इस बात पे मंथन की गई थी कि बिहार में तो कॉरपोरेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तो यहाँ पे हम लोग टोटली गवर्नमेंट जॉब पे ही रिलाई करते हैं। इसीलिए आप अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बिहार के भी कई जगह देखते होंगे। और हम लोगों ने जब इस पे सर्वे किया तो ये पाया कि हर साल करीब 4 से 5 लाख वैकेंसीज ग्रुप सी जॉब्स के लिए आती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, जिसको जनरल कॉम्पिटिशन कहते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह, बैंकिंग सर्विसेज। तो हम लोगों ने काम ये किया कि इस तरह के जॉब हासिल करने के लिए कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है, इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल का भी होता है, लेकिन उसमें एक्सेलेंस चाहिए। तो हम लोगों ने पटना के बेस्ट कोचिंग सेंटर के साथ टाई अप किया और उनसे ये बात की कि हमारे एक बैच हमारा रहेगा, आप क्या डिस्काउंट दे सकते हैं। उनसे कुछ बार्गेनिंग की गई। उसके बाद हम लोगों ने पूरे रियासत से 20-20 का बैच शुरू किया और बैच के वो टेस्ट लेने के बाद, क्योंकि एप्लीकेशंस तो हज़ारों में आते थे, लेकिन उसमें से कुछ 40-30 बच्चों को सिलेक्ट करके स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू लिया गया। उनके अंदर देखा गया कि उनके अंदर स्पिरिट ज़ील है कि नहीं है, पैशन है कि नहीं। जब ये पाया गया कि वो बच्चे वाकई प्रॉमिसिंग है तो उनको हम लोगों ने स्पॉन्सर किया। अब वो नीडी बच्चे, दैट वाज द कंडीशन, मेरिट विथ नीड। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे जो बच्चे 2018 तक हम लोगों ने जो बच्चों को लिया, उसमें से 60% बच्चे गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लिए। काफ़ी बच्चे रेलवेज में गए, डीआरडीओ में गए, पोस्टल सर्विसेज में गए, जो असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट होती, बैंकिंग में गए, इंश्योरेंस वगैरह में गए और स्टेट सर्विस में भी गए। उसके अलावा हम लोगों ने एक बात और ये देखा कि एक स्टडी पे ये पाया गया कि हर गांव हर मोहल्ले में स्कूल कायम हो चुका है, लेकिन क्वालिटी वहाँ पे मौजूद नहीं है। आज का ज़माना क्वालिटी एजुकेशन का है, स्कूल की कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशन की कमी नहीं, क्वालिटी की कमी है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक ग्रेजुएट वो IAS ऑफिसर बन जाता है और दूसरा ग्रेजुएट चाय की दुकान चला रहा होता है। दोनों ग्रेजुएट ने ही सेम डिग्री हासिल की है, तो मामला यह नॉलेज का मामला है, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ एलिजिबल और ये है कि कितनी नॉलेज उनके पास है, कितनी उन्होंने मेहनत की है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि क्लास 8, 9 और 10 के सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं, जो स्कूल के आवर्स के बाद वो घर पे खेलते हैं, और वो जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो टेम्पो ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, मैसन, मिस्त्री, राजमिस्त्री, पेंटर, लेबर, वो खेतों में काम करने वाले किसान के बच्चे ही होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे। अब बाकी लोग जो हैं, जो कि थोड़ा जिनके पास पैसे होते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। उन बच्चों के लिए हम लोगों ने 8, 9 और 10 के लिए फ्री कोचिंग सेंटर कायम की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 26 सेंटर बिहार में चल रहे हैं। और 10th के बाद हम लोगों ने उसमें से 200 बच्चों के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 200 बच्चों का, अभी 250 बच्चे हम लोगों ने किए। 50 बच्चे पैरामेडिकल शुरू किया इस साल, 200 बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। तो उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया, बिहार अंजुमन के नाम से काम होता है। इसके अलावा हम लोग बिहार शरीफ में कंप्यूटर लर्निंग क्लासेस चलाते हैं। दो सेंटर हैं, इसमें 2 बैच चलता है। वो अगेन सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए, तो सरकारी स्कूल के बच्चे दे आर नॉट एक्सपोज टू कंप्यूटर्स लेबोरेटरीज एंड ऑल, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम होता ही नहीं है, तो वो भी काम चल रहा है। इसलिए कंप्यूटर नॉलेज के बगैर जो है लोग तो टेक्निकली वो इलिटरेट हो जाते हैं, वो चीज़ भी हम लोग कर रहे हैं 2013 से। कॉमनल हारमोनी के ऊपर भी हमारी नज़र थी, तो राम पुनियानी साहब का हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम करवाए, शमसुल इस्लाम साहब का प्रोग्राम करवाया पटना में। और पटना बुक फेयर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और अभी भी पटना बिहार के अंदर रीडिंग हैबिट लोगों का काफ़ी है, बुक रीडिंग हैबिट। वहाँ पे हम लोगों ने स्टॉल्स लगाए 4 साल कंटिन्यूसली। बाद में कोरोना के बाद वो बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने वो ऑर्गेनाइज करना बंद कर दिया। उसके अलावा बिहार के हर ज़िला में 10, 12, 15 गवर्नमेंट स्कूल, उर्दू स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल के, मिडिल स्कूल लेवल के। वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं उर्दू के नाम पे मुस्लिम टीचर होते हैं, तो उनके लिए मोटिवेशनल क्लास हम लोगों ने, मोटिवेशनल प्रोग्राम किया कि भाई आप लोग जो उर्दू के नाम पे आते हैं और उर्दू में जो पढ़ने वाले बच्चे वो मिल्लत के लोग हैं, आप भी मिल्लत के ही लोग हैं, तो आप अपना प्राइम टाइम, क्वालिटी टाइम बच्चों को दें। क्योंकि ये बच्चे आपके पास एक समझिए अल्लाह की तरफ से एक चीज़ आपके हाथ में दी गई है, आपके पास नॉलेज हो तो ट्रांसफ़र कीजिए आप। क्योंकि सरकारी स्कूल में होता क्या है कि लोग व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे लगे रहते हैं,
तो वो 2-3 बार हम लोग, 3 बार एग्जैक्टली, हाजीपुर में एक पटना में, एक बिहार शरीफ में, 3 हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के लिए वर्कशॉप फूड डे का किया। इसमें सईद अहमद साहब पुणे से उनको बुलाया गया और लोकल भी कुछ लोग मोटिवेटर्स थे, वो काम भी किया गया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि हम अपने स्कूल्स क्यों खोलें, जबकि हमारे हर जिला में नवोदय विद्यालय मौजूद है, केंद्रीय विद्यालय मौजूद है। उसके अलावा मिलिट्री स्कूल भी, हर रियासत में 3-4 मिलिट्री स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल, तो वहाँ पर भी हमारा शेयर बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कोचिंग शुरू की थी, जो कि बहुत कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चल रहा है, अभी बहुत ही इन्फेंसी स्टेज में है, नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए। क्योंकि नवोदय विद्यालय में हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कोटा होता है डिस्ट्रिक्ट स्कूल में, और अभी तो उसको जो है ब्रेक किया है कि ब्लॉक लेवल तक का कोटा है। क्योंकि सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक्स हैं और 120 सीट है, तो 12-12 बच्चों को डिफरेंट ब्लॉक से लेना, ताकि फुल डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे उसमें आए। बाद ब्लॉक में सिर्फ एक खास, बिहार में कास्ट सिस्टम के बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, तो भूमिहार राजपूत तो ज़्यादा वेल ऑफ हैं, वो पूरे पहले क्या कर देते कि पूरे वो ग्रैब कर लेते थे, कॉर्नर कर लेते थे बेनिफिट्स। तो यूपी गवर्नमेंट ने काम किया था कि उसको थोड़ा ब्रेक किया था, तो अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत से ब्लॉक मुसलमानों की आबादी है, तो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट 10% वहाँ से आएंगे। तो ये सब काम 2013 से हम लोग कर रहे थे। इस काम करने में बहुत खर्च होता है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई वक्फ के ऊपर कुछ निगाह डाली जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सरमाया है। लेकिन आम आवाम की तरह हम लोग भी मायूस थे उस तरफ से, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा कोई गुजर नहीं है, हमको कुछ वहाँ से मिलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ हमारे सामने कुछ स्टोरीज आए, अकरमुल जब्बार साहब की स्टोरी, बाकी लोगों की स्टोरीज आए, तो उन लोगों ने वहाँ पे पेनिट्रेट किया और वहाँ से गवर्नमेंट रिसोर्स से हमने कुछ इंस्टीट्यूशन शुरू किए। तो इस सिलसिले से हम लोगों ने 2021 दिसंबर में भी जस्ट 13-14 मंथ्स बैक हम लोगों ने एक कमेटी बनाई, बिहार वक्फ कोऑर्डिनेशन फोरम के नाम से, और अभी वो उसका फॉर्मेशन फेस ही में है, क्योंकि कुछ बीच में कुछ मसाइल, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। तो उसके बैनर पे हम लोगों ने एक दिन का फुल वर्कशॉप रखा था पटना में, जिसमें पूरे बिहार के कई ज़िला के लोग आए, बल्कि यूपी और झारखंड के लोग भी आए थे। और उसमें लोगों को यही, इस बात की ही तलकीन की गई कि आप लोग अपने इलाके में लोगों को जागरूक करें, अवेयरनेस लाएं, कि ये आप लोगों को समझाएं, जो बात कदीर साहब ने सुबह ही में कही थी कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, और इसके लिए आप हिसाब मांगे। आप ये ना सोचे कि सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकार पर हमारा कोई दखल नहीं है, क्योंकि आप अगर आगे आएंगे, अवाम सामने आएगी, तो जो लोग ग्रैबर्स हैं, लैंड ग्रैबर्स, वो भी, उनको भी जवाब देना होगा और उसकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इस सिलसिले से हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद हम लोगों ने कई फोल्डर्स वगैरह बनाए, तकसीम किया गया। आपके पास भी एक फोल्डर मौलाना वली रहमानी साहब का लिखा हुआ, वो आप तक पहुंचा होगा। अभी हमारे काम 2-3 जिला में हो रहे हैं। इस दरमियान हुआ ये कि जब ये काम हुआ था तो एक सोगरा वक्फ बोर्ड का मामला आया था, जहां पर गैर कानूनी तरह से कुछ जमीन को जो है बेच दिया गया था। हम लोग उस जमाने में डीएम से, उसके बाद फिर सीओ से मिले, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स आया नहीं। तो फाइनली हमारे कुछ साथी धरना पे बैठ गए डीएम ऑफिस के सामने, बिहार शरीफ में। 2-3 दिन हुआ, चौथे दिन पुलिस आई और उनको किसी ने कंप्लेंट किया कि ये लोग सब मुश्तबा तंजीमों से जुड़े हुए हैं और ये सब जो है सस्पिशियस लोग हैं, इनकी कहीं फंडिंग आती है। आप समझ सकते हैं कि किसका नाम लिया होगा, किस तंजीम का, इसके लोग हैं, और ये सब जो है हमारे यहाँ पे बाधा डाल रहे हैं, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। करके उन्होंने किसी पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस केस भी बन गया और फिर उसमें 3 लोगों को वहाँ से उठाकर ले गए, फिर वो डिस्पर्स हो गया। तो हम लोग ये समझ में आया कि हम लोग तो स्लो करना पड़ेगा काम। और वहाँ बिहार में होता ये कि लिटिगेशन जब लीगल शुरू होते हैं तो बहुत लंबा चलता है, पॉलिटिकल इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, हम लोगों ने जब वो सेमिनार किया था, 1 डे वर्कशॉप, तो उसमें काफ़ी लोग जुड़े। हम लोगों ने उनको जो है साथ जोड़ा और फिर कुछ नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह उनसे लिया, उनके डिक्लेरेशंस लिए। बाद में ये मालूम हुआ कि काफ़ी उसमें लोग ऐसे थे जो कि या तो मुतवल्ली बने हुए थे, बने रहना चाहते थे, या तो मुतवल्ली बनना चाहते थे, या तो दुकान था खाली करने नोटिस दिया हुआ था, उनको चाह रहे थे कि इस जरिया से हम कुछ काम करवा लेंगे, क्योंकि तब तक हमारे कुछ वसाइल बन गए थे और वहाँ के वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ। तो ये काम बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बहरकैफ हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उसको ऑर्गेनाइज भी में ज़्यादा अच्छे से और लीगली थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम के साथ काम करना होगा। बिहार में अभी पिछले साल लैंड सर्वे का काम शुरू हुआ है। लैंड सर्वे में ये कर रहे हैं कि हर इलाके में जो भी ज़मीनें हैं
किसी की हो, चाहे पर्सनल हो, प्राइवेट हो या वक्त की हो, इंडोमेंट हो, उसको गवर्नमेंट रजिस्टर कर रही है, उसको रजिस्ट्रेशन सर्वे का काम चल रहा है। तो हम लोगों ने अभी इस पे कोशिश की है कि हर जिला में लोगों के अंदर जुमा ऐलान के जरिए से और बाकी जो वसाइल हमारे पास है उर्दू अखबार के जरिए से लोगों का अवेयरनेस लाया जाए। और तंजीमों के पास भी हम लोगों ने रुजू किया है कि भाई आप अपने लोगों को बताएं कि कोई भी प्रॉपर्टी अनरिकॉर्डेड ना रहे। और एक चीज़ और ये, कुछ अनरिकॉर्डेड होती है, कुछ अगर मामला आता है तो हमारे पास लाएं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया छपरा का है कि वहां पर उन्होंने ये किया कि कब्रिस्तान को कबीर स्थान लिख दिया, कबीर, महात्मा कबीर के नाम पे, कबीर दास के नाम पे कब्रिस्तान को। कोई था वहां पे कोई शरपसंद, आजकल हर जगह बैठे हुए हैं, कबीर स्थान लिख दिया और वो रिकॉर्ड को आगे बढ़ा दिया सीओ के पास। तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने चेक किया तो देखा कि कबीर स्थान लिखा हुआ कब्रिस्तान के ऊपर। तो हम लोग उसमें इंटरवेन किए, उसको चेंज करवाया, वो अभी काम चल रहा है। बिहार वक्फ बोर्ड के ऊपर के पास कितनी प्रॉपर्टीज है वो आप तो वेबसाइट पे देख सकते हैं। टोटल 4106 प्रॉपर्टीज है, उसमें करीब 3400 सुन्नी वक्फ बोर्ड की है और 675 शिया वक्फ बोर्ड की है। बिहार में 50% जो प्रॉपर्टीज है मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान वगैरह जहाँ पे कोई यील्ड नहीं है, और सिर्फ 8 प्रॉपर्टी ऐसी जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा आमदनी होती है। तो बिहार बहुत ही पसमानदा है वक्फ रेवेन्यू के एतबार से। आपको ये बात तो अच्छी तरह से मालूम है कि 1946-47 में कुछ रियासत बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे पार्टीशन के वायलेंस में। सबसे ज़्यादा मुतासिर जो हुए थे इलाके वो नॉर्थ के थे, और बिहार का भी इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। तो उसमें कई बिहार, पटना के आसपास के कई गांव वकेट हो गए, लोगों को मजबूर किया गया कि वो गांव से माइग्रेट करें, कई लोगों को शहीद कर दिया गया। फिर भी कुछ ज़मीन कहीं कहीं बची हुई है, खासतौर से मस्जिद को लोगों ने कहीं ढा दिया, कहीं कहीं बची हुई भी आबादी नहीं है। अभी हाल में 6-7 महीने कबल एक मैसेज आया कि भाई बीबीपुर फतुहा पटना के पास एक मस्जिद है, वो अभी भी इंटैक्ट है, बिल्कुल काली ऐसी हो गई है। वहाँ पे लोग भैंस बांधते हैं और चारा वगैरह रखते हैं। तो हम लोगों ने इसको जो टेकअप किया अपने फोरम की तरफ से, वहाँ गए। तो शुरू में तो लोगों ने क्योंकि उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में मुसलमानों की आबादी बिल्कुल नहीं है, तो शुरू में तो लोगों ने जो है हम लोगों को अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन बाद में हम लोगों ने रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह से कांटेक्ट किया और फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ उसकी सफाई करवाई। हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि सिर्फ हम लोग को ये जो धार्मिक स्थान हमारे से साफ करना है। और हमारी निगाह थी वहाँ कब्रिस्तान की ज़मीन पर, जो कि 10 एकड़ ज़मीन है खुली हुई है, एक खानका भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर काम शुरू हुआ। 5 एकड़ ज़मीन का कब्जा आ चुका है 6-7 महीने के अंदर। मस्जिद भी आबाद हो चुकी है, जुम्मा की नमाज भी सिर्फ होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे कि 10 एकड़ पूरी ज़मीन मिल जाए ताकि वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह कायम किया जाए। तो ये हमारी कारगुजारी 8-10 महीने के अंदर है। इन्हीं बातों के साथ जगह लेता हूँ अपनी। अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Naushid sir, for asking the citizens that how important it is to be politically aware. Now I call Afzal Hussain Sahab from Bihar Rabta Committee to please come and enlighten us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम इज़्ज़त माफ़ ख्वाजा शाहिद साहब, हमारे मोहसिन कदीर साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा, हमारे बरादरान और बहन और सारे सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिहार से हाजिर हुआ हूँ और यहाँ वो लोग भी बैठे हुए हैं जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और जो हमारी सरगर्मियों में वो लोग ताउन करते रहे हैं। मुझे ये फ़ोन से खबर मिली कि बिहार रब्ता कमेटी के क्या एक्टिविटीज़ हैं उसको आप बताइएगा। तो उसी लिहाज से हमने एक पावर पॉइंट बनाया है। मैं अभी नुमाइंदगी कर रहा हूँ बिहार रब्ता कमेटी का। एक छोटी सी जिम्मेदारी सेक्रेटरीशिप की दी गई है मुझे, इन्हीं लोगों ने दिया और मैं उसे निभा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। बिहार रब्ता कमेटी का काम
कुल हिंद तालीमी कारवां सैयद हामिद रहमतुल्लाह अलैह ने निकाला था और वो कारवां पटना भी गया था 25 दिसंबर 1995 को, और उस कारवां के फॉलोअप में बिहार रब्ता कमेटी का क़याम अमल में आया। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से लेके आज तक बिहार रब्ता कमेटी मसलसल अपने कामों में लगी हुई है। ये ज़रूर है कि इसके इस सफ़र में नशे व फराज आते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तसलसल बरकरार रहा। राब्ता कमेटी के क़याम जो यूपी राब्ता और बिहार राब्ता और हमारे मोहसिन यहाँ बैठे हुए हैं आगे, ख्वाजा साहब, रशीद साहब, मुजफ्फर साहब, अब्दुल रशीद साहब वगैरह, के मुश्तरका मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर हम लोग आगे अभी तक काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, मैं बहुत सा स्लाइड, आप आगे आए और नेक्स्ट, ये 1998 की है। सैयद हामिद साहब हैं, चेयरमैन मॉनिटरी कमीशन है। सोहेल अहमद खां बहुत मारूफ हस्ती, उस वक्त के वजीर वाइस चांसलर साहब हैं। ये कोशिशें शुरू हुई थी 98 की। नेक्स्ट, हम लोग हमेशा तालीमी अमूर पर कॉन्फ्रेंस करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम लाते हैं और शोबे ज़िंदगी के मुख्तलिफ लोगों को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अकाबरीन भी होते हैं, एक्टिविस्ट भी होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम शुरू किया है। नेक्स्ट, हमने बहुत से गरीब बच्चों का दाखिला प्रोफेशनल कॉलेजेस में कराया है। करीब 1000 बच्चों का बीजापुर सिकेब में, JIT जो सहायता ट्रस्ट वाले चलाते हैं, खुद शाहीन में हमने 2 बैच में करीब 48 हुफाज को भेजा था वहाँ से। और मोहतरम कदीर साहब, उन बिहार के लड़कों में कुछ लोग तो यहाँ रह पाए। हुफाज जो होते हैं, जो मेरा एहसास हुआ कि वो लोग तो ज़ुहर के बाद आराम के तलब करते हैं, लेकिन यहाँ जो कोर्स चलता है 2 साल के अंदर उनको कहीं पहुँचाना है, तो सुबह से इशा तक के चलता है। कुछ गए और कुछ रुक गए, और जो लोग रुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बिहार के लोगों की तरफ की जानिब से कदीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चों की हम लोग परवरिश भी करते हैं, इंकरेज भी करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि 10 मिनट टाइम है। हम लोगों ने बिहार रब्ता कमेटी ने बिहार सिविल सर्विस के जो रिटेन में कामयाब थे, उनका मॉक इंटरव्यू 2 बार कराया और एक बार 18 लोग कामयाब हुए और दूसरे लोग 22 लोग कामयाब हुए। जब से हज भवन में शुरू हो गया तो फिर हम लोगों ने वो छोड़ दिया। अब बिहार हज भवन में वो ट्रेनिंग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी अच्छा हो रहा है। एक और काम जो हम लोगों ने किया, अवेयरनेस मेडिकल कैंप हम लोगों ने लगाया अररिया में, पूर्णिया में। करीब 3000 पेशेंट को देखा गया। वहाँ के कमिश्नर उसमें आए, खुद डॉक्टर हाई साहब भी उसमें गए थे और उन्होंने पेशेंट को देखा था। नेक्स्ट, हमने एक और काम किया था। वहाँ जो सामने है गवर्नर बिहार हैं और ब्लैंकेट हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। रेड क्रॉस से हम लोग का बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है। हम लोगों ने पुराने कपड़े लिए रेड क्रॉस से, उसको धुलवाया, साइज बनाया है और प्रेजेंटेबल बनाकर हम लोगों ने उसको तकसीम किया रेड क्रॉस के अफसरान की मौजूदगी में। और उन्होंने बड़ी पजीराई की कि रेड क्रॉस से भी अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। तो जो गवर्नर के सेक्रेटरी होते हैं, वो रेड क्रॉस के सेक्रेटरी होते हैं, उन्होंने अप्रिशिएट किया और इस काम को हम लोगों ने किया। नेक्स्ट, ये कम्बल तकसीम कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कोशी में सैलाब आया था, बहुत भयंकर सैलाब था।
और हम लोग कश्ती से अंदर गए और जहां महफूज मुकामात पर ठहरे हुए थे उनका जाके इलाज कराया। और बंबई में एक तंजीम है डॉक्टर्स फॉर यू, वहां से 47 डॉक्टर आए। उसमें से बिजली गिरने से चंद्रकांत पाटिल वो इंतकाल कर गए, लेकिन काम जारी रखा हम लोगों ने। लेकिन इसका एक अफसोसनाक पहलू ये रहा कि हमारे आईडीबी के जिम्मेदारान भी हैं और मैं भी रहा हूं, लेकिन अफसोस है कि पैसा देने के बाद भी मुसलमान वो लड़के जिनको हम लोगों ने एमबीबीएस बनाया था कोई भी उसमें शरीक नहीं हुआ। और हिंदू लोग आए, एक हिंदू ने जान भी दिया और उसका नाम था चंद्रकांत पाटिल। अपने माँ बाप का अकलौता लड़का, उसका बाप कॉटन फैक्ट्री में मजदूर था, मैरिजेबल बहन थी, वही परिवार था और खिदमत खल में वो छोड़ के चला गया। बिहार गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन नहीं दे रही थी तो हम लोगों ने दिया। गवर्नर से, चूँकि हई साहब हमारे सरपरस्त हैं और उनके तल्लुकात जितने ऑफिशियल हैं बहुत अच्छे हैं, गवर्नर से उन्होंने बात किया और कोई अड़चन थी कि जो बिजली गिरने से शायद किस वजह से नहीं मिल सकता है उसको दूर कराकर कंपनसेशन दिलवाया गया फैमिली को। आप ये देख सकते हैं 4,500 कंबल हम फ्रॉड विक्टिम के अंदर हम तकसीम किए। नेक्स्ट, ये हम लोग गांव में गए जहां डिहाइड्रेशन हो गया था, कलरा हो गया था, वो सब हम लोगों ने वहां पे इलाज किया। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक इंसाफ कॉन्फ्रेंस पटना में हुआ सच्चर कमेटी के बाद, उसके शाहिद हमारे गार्जियन ख्वाजा शाही साहब हैं और उसमें आप शरीक हुए थे। और पूरे हिंदुस्तान में वो कारवां गया। बताने वाले बताते हैं कि पटना में जो प्रोग्राम हुआ वो सबसे अच्छा हुआ था। उसमें लालू यादव उस वक्त रेलवे मिनिस्टर थे, वो शरीक आधा घंटा पहले आ गए थे। वक्त कम होने लगा, पंजाब मेल से इन लोगों को दिल्ली कलकत्ता जाना था। लालू यादव ने ऑफर किया सैयद हामिद साहब को कि ट्रेन हम पटना जंक्शन पर रुकवा देते हैं, लेकिन सैयद हामिद साहब ने इसको कबूल नहीं किया था। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो दोनों बच्चे थे, एक तरीका है कि किसी महफिल का आगाज जो है डिग्निटी से कराया जाता है, लेकिन हम लोगों ने यह तय किया था कि दोनों यतीम बच्चे हैं, उनसे हमने लैंप जलवाया था। सेंसस का वक्त आया था तो सेंसस के वक्त में जो कम्युनिटी को गाइड करना चाहिए था, पोस्टर हैंडबिल छपवा कर, अखबार में बयान दरकर, सब करके हमने कराया था। कम्युनल हार्मोनी के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते रहे। एक तो यह है कि हमारे अंदर ये कमी है शायद कि हम गैर मुस्लिम भाइयों से हमारा मिलना जुलना कम होता है, उनके प्रॉब्लम से हम नहीं जोड़ते हैं। हम तमन्ना तो ये करते हैं कि वो हमारे बुरे वक्त में आके खड़े हो जाएं, सीए के वक्त खड़े हो जाएं, लेकिन उनके बुरे वक्त में कहीं ना कहीं हम लोग से चूक हो जाती है, जिसका एहसास या उसकी बुरी बुरी शिकायत वो लोग करते भी हैं कि आप लोगों को भी हम लोग को बुरे वक्त में आना चाहिए। तो शांति कारवां और वहाँ ग्रुप है पटना में, एक बड़ा ग्रुप है जो कम्युनल हार्मोनी के लिए काम कर रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाइए। नेक्स्ट, ये वुमेन कारवां हम लोगों ने निकाला औरतों का। 1999 में राबड़ी देवी जो चीफ मिनिस्टर थे वो आई, उसके बाद कारवां हम लोगों ने निकाला। और कारवां का जो मौजू होता था, तालीम, प्रोफेशनल तालीम में शिरकत, कम्युनल हार्मोनी, सोशल रिफॉर्म, चाइल्ड केयर, यही मौजू थे जिस पे टॉपिक दिया गया। औरतें थी सब, जहाँ भी प्रोग्राम हुआ वहाँ ऑर्गेनाइजर से लेके सुनने वाले, अनाउंस करने वाली सब औरतें थी। नेक्स्ट, ये चीफ मिनिस्टर आई थी। नेक्स्ट, और आइए आगे, ये बस से चले। ये नजमा सुल्ताना एक हैदराबाद की खातून थी जो यूएस में रहती थी, वो भी कारवां में थी। खुदबख्श लाइब्रेरी में प्रेस वालों ने सवाल कर दिया पर्दा पर, तो नजमा सुल्ताना ने कहा था कि इस्लाम ने कहा है कि सर पर पर्दा डालो, अकल पर नहीं, जिसे सुर्खी बनाया गया। नेक्स्ट,
ये आप देख लें तस्वीर, ये करीब 1 लाख औरतें यहाँ जमा थीं। ये किसी हॉल का नहीं है, धनबाद में एक आरा मोड़ है और सामने हमारी बस नजर आ रही है। जब धनबाद में हम इंटर किए तो एक हुआ करते थे वहाँ हिदायतुल्लाह खान कोल्ड फील्ड में। मुझे डर था कि पूरे हिंदुस्तान से खवातीन हैं, हैदराबाद गयासुद्दीन बाबू खान के भाई बशुद्दीन बाबू खान की भाई के वाइफ सुजात बाबू खान भी उसमें थी, सरवत अलीम खान थी, 11 खवातीन यहाँ से गई थी, पूरे इंडिया से थी। डर था कि ऐसा नहीं कि वो एलिमेंट ऐसे होते हैं जो ईमान धर्म नहीं होता है, ईमान धर्म नहीं होता है। देखा कि एक ग्रुप आके राइफल लेके खड़ा है, पूछा कि कौन साहब है, तो उन्होंने कहा कि हिदायतुल्लाह खान है, जिनसे हम डर रहे थे। पता चला कि वो कई वेन्यूज से हम लोग को फॉलो करते हुए आ रहे हैं कि कोई डिस्टर्ब न करे। नेक्स्ट, ये सेंसस का हमने बताया था, उससे नेक्स्ट के ये सब ख्वातीन बेदारी का है। और आइए आप देख लीजिए कितनी भीड़ होती थी कि पूर्णिया में लाखों औरतें थी। वो देख लीजिए सारी भीड़ें जो है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, और आ जाइए नेक्स्ट। हाँ, ये देख लीजिए आप नज़ारा, सारे छत पे जितने मकानात थे चारों तरफ थे। बाउंड्री के अंदर 5 एकड़ का मदरसा था और उसमें खवातीन थी, बहुत बाहर रह गई थी। लेकिन एक दिलचस्प पहलू ये है कि उससे सटी हुई एक मस्जिद थी। जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो हम लोगों ने मुलतवी किया कि ऐसा नहीं कि भगदड़ हो जाए, तो मस्जिद से भी लोग निकलने लगे, बाउंड्री तोड़ा गया। जब मस्जिद से खातून निकलने लगी तो मुअज्जिन साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इधर से मत जाइए, मस्जिद नापाक हो जाएगी। ये भी उस आया था। फिर वहाँ मारपीट हुई तो गांव के लोगों ने मुअज्जिन की पिटाई कर दी। ये सब वहाँ वाकयात हुए हम लोग के बाद। नेक्स्ट, हम लोगों ने राब्ता इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किया। नेक्स्ट, डॉक्टर अहमद अब्दुल्लाई साहब, हमारे अमीर शरीयत हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अभियानंद साहब डीजीपी, वो हमारे इनॉग्रेशन में आए थे, उन्होंने नोट किया। हम लोग गवर्नमेंट स्कीमों को इंफॉर्मेशन सेंटर पहुंचाते हैं और बिहार में 2 जगह भी इंफॉर्मेशन सेंटर है, एक नवादा में और एक गोवा में, पटना के अलावा। नेक्स्ट, ये वर्कशॉप किया हमने अक़लियतों के और सरकारी स्कीम में। वो मिस्टर शाहिद अली खां कैबिनेट मिनिस्टर, ये हजरत निजामुद्दीन साहब, डॉक्टर हईद साहब। नेक्स्ट, MSDP प्रोग्राम हुआ गवर्नमेंट स्कीम पर। और आइए आगे, वजह तो साहब भी तशरीफ लाए थे, हम लोगों ने प्रोग्राम कराया था उनका। नेक्स्ट, ये माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर या सरकार से हम लोगों ने क्लोज रिश्ता बनाया और हमारा मानना है कि ये टैक्स के पैसे से स्कीमें चलती हैं और टैक्स का तस्वुर जो हमारे जहनों में है कि जो टैक्स पेई हैं रिटर्न भर के देते हैं वही टैक्स है, जबकि ये 25% है टोटल बजट का। वो भीख मांगने वाली ज़ईफ जो टैबलेट जाके खरीदता है दर्द का, उस पर भी लिखा रहता है कि प्राइस 20 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, सबका पैसा उसमें है। तो ये स्कीम से हम लोग इसको जुड़े हुए हैं और हमें खुशी है और यकीनन आप लोग ज़रूर खुश होंगे कि बिहार गवर्नमेंट के तरफ से जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बहाल किए गए कमीशन से, उनका इंडक्शन प्रोग्राम लबसना में हुआ, IAS अकेडमी मसूरी में, और मुझे एक रिसोर्स पर्सन के तौर पे भेजा गया। यकीनन आपको खुशी होगी अपने भाई के ही पर। सामने बैक हो जाइए जरा, यहाँ अमीर सुबानी साहब बैठे हैं, चीफ सेक्रेटरी, वहाँ मोमा के सेक्रेटरी हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के IAS अकेडमी के डायरेक्टर हैं, संजय सिंह उस वक्त थे। तो ये रिलेशन बनाने से ये होता है कि जो काम हम 25, 50, 1000, 5000, 1 लाख में करते हैं, वो करोड़ों अरबों रुपयों का फ़ायदा हम लोग करा लेते हैं। और मुझे इस पर फ़ख्र है, आपकी दुआओं से मुझे ये आज़ाद हासिल हुआ कि IAS अकेडमी में हमारे ख्वाजा साहब, रशीद साहब और दूसरे अहबाब समझते होंगे कि यहाँ हमारा जाना एक ख्वाब व ख्याल होता था, मुझे रिसोर्स पर्सन के तौर पर बनाकर भेजा गया
और शायद मैं पहला सिविलियन था जो उसमें गया था, बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार गवर्नमेंट के सारे ऑफिसर थे। नेक्स्ट, हमने स्कीमों का कंपेडियम बनाया आज से 7-8 साल पहले, उस वक्त शायद किया, और अभी एक स्कीम का हमने बनाया आईने मंसूबा के नाम से। ये यूनिवर्सल है। देखिए, एक बारीक बात समझने की जरूरत है। हम लोग सिर्फ ह्यूमैनिटी वेलफेयर पर ही डिपेंड नहीं करें, वो तो एक कुजा है, और सरकार की जो पॉलिसी है वो नाली तो है, पानी बंद किए जा रहे हैं, इसलिए यूनिवर्सल स्कीमों से हमें फायदा उठाने की जरूरत है। ये हमने तैयार किया है, बिहार गवर्नमेंट छपवा रही है, और 75,000 कॉपी हम तो चाह रहे हैं कि हर गांव में पहुंच जाए। ह्यूमैनिटी वेलफेयर छपवा रहा है, इसमें करीब 75 लाख रुपया खर्च हो रहे हैं, बहुत जल्द ये प्रिंटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, हमारे प्रोग्राम में हजरत मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, निजामुद्दीन साहब, मिस्टर राबड़ी देवी। नेक्स्ट, 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 MSDP पर हमने वर्कशॉप किया। अमित सुबहानी साहब खिताब कर रहे हैं बाएं तरफ। और कोविड में, हाँ बैक रहिए जरा प्लीज, कोविड में हम लोगों ने काम किया। कोविड के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट कोविड लॉकडाउन, सेकेंड लॉकडाउन में हमने टेली कंसल्टेंसी कराया डॉक्टरों से, गैस सिलेंडर दिया और राशन किट पहुंचाया। और राशन किट पहुंचाने में जो जिला में हमने दिया, एक काम जरूर किया कि जिला के लोग, वो जो मैचिंग ग्रांट होता है, ये शर्त हमने रखा था, और जो इस तरह से बांटें कि किसी का इज्जत नफ्स मुतासिर नहीं हो, शाम के अंधेरे में दे दें। और बैग हमने ये करा के दिया, बदलवा दिया, वो ब्रांडेड हो गया था मेरा बैग। नेक्स्ट, ऑक्सीजन दिया। देखिए ऑक्सीजन हम पहुंचवा रहे हैं, ट्रेन से भी हमने पहुंचवाया, ये किट है, मोटरसाइकिल से, ये सारे वॉलंटियर हैं। और आपको खुशी होगी कि सबसे ज्यादा हमारे लेडीज वॉलंटियर ने काम किया, और उस वॉलंटियर में एक और वॉलंटियर यहाँ बैठे हुए हैं। सेकेंड कोविड में जो सबसे खतरनाक था, हमारे नौशाद अहमद साहब जो हैं, हमने ये काम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे किया। जब हम बंटवा रहे थे तो एक हमने अपना नाम दे दिया था अखबार में कि जो जब जैसे ही आया कोई फंस गया है, हम कहाँ जाएं, तो गवर्नमेंट की तरफ से शेल्टर था, वहां जाइए, खाना मिल रहा था, वो किया। उसके बाद पटना में राशन किट बंटवाया, खाना बंटवाया, और नौशाद साहब भी वॉलंटियर थे, और हम लोग 1 महीना तक राशन बांटते रहे। उसी दौरान एक छोटा सा वाकया हो गया। एक लड़की थी, उसका फोन आया मेरे पास, प्रियंका, गैर मुस्लिम लड़की थी। उसने कहा कि हम भूखे हैं 2 रोज से, खाना मेरे पास नहीं है। सब बत्तियां चली गई हैं। मुझे ख्याल हुआ कि ऐसा नहीं हो कि वो गैर महफूज मकाम पर हो। हमने कहा कि बेटा, क्योंकि अमित सुमानी साहब उस वक्त होम सेक्रेटरी थे, कहीं पर हम लोग आ जा सकते थे रिस्ट्रिक्शन के बाद भी, पास बनवाकर। आपदा प्रबंधन से भी हम लोग रिलेशन कायम किया, उसको हमने भेजा किट फौरन। और जो साहब ले गए, वो बड़ी दाढ़ी वाले नौजवान लड़की आई, उसने रिसीव किया। ये वाकया सिर्फ एक इबरत के लिए मैं सुना रहा हूं। लड़की ने उसे देखा, उसने कहा कि अंकल आप मुसलमान हैं क्या? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ? तो मुसलमानों के बारे में हम लोगों ने कुछ और सुन रखा था। आप सोचिए हम कहां पर हैं। जब राशन किट हमने छपरा में बंटवाया, और वो या तो ताली वाला या दीप वाला जो वाकया हुआ था, कई जगह मुसलमानों ने न तो दीप जलाया न जलाया। नेक्स्ट डे हिंदुत्व वाले जाकर उन पर अटैक कर दिए। उस गांव के हिंदुओं ने पंचायत बुलाया, अब भरी पंचायत में उन लोगों को माफी मंगवाया, और ये कहा कि जो कौम, जो लोग हमको मरने से बचा रहे हैं, उस पर तुम ऐसा कर रहे हो। ये उसके असरात थे, हमारे किरदार थे। नेक्स्ट, एनआरसी मूवमेंट। एक तजर्बा बता रहा हूं, हमने कोशिश किया राब्ता की तरफ से कि एनआरसी मूवमेंट हम लोग चलाएं। हम सारे दीनी जमातों के पास गए कि डॉक्टर हई साहब के सरपरस्ती में नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल कि हम इस मूवमेंट को चलाएं। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ कि मुसलमान की तंजीमें आमादा नहीं हुई। जो लेफ्ट के लोग थे, सीपीआई के लोग थे, 100 तंजीमें जो सामने आई और उनके साथ मिलकर हमने काम किया।
बिहार के 38 जिला में कन्हैया के और शकील अहमद खां के रहनुमाई में 62 प्रोग्राम किए हैं, जहाँ 50,000 1 लाख गैदरिंग हुआ करती थी। और पटना के गांधी मैदान में करीब 3-4 लाख की गैदरिंग थी। और इतना कंट्रीब्यूट हमने किया कि नतीजा में इस 4 लाख 5 लाख की रैली में आपके भाई को उस रैली का सदर बनाया गया। वहां सामने मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये अखबार की सुर्खियां हैं। नेक्स्ट, और आगे बढ़े आप। ये है, ये आमिर सुबहानी साहब की सेक्रेटरी हैं। नेक्स्ट, बिहार अब तक कमेटी का ताल्लुक हवा से भी है, आवाम से भी है। नहीं, बैक हो जाइए जरा, 1 मिनट के लिए, खत्म हो रहा। और आगे आ जाइए, लास्ट में आ जाइए। और आगे आ जाइए। ये हमारा ख्वातीन सेल है, ये ख्वातीन की मीटिंग चल रही है, राब्ता का ख्वातीन सेल भी है। हम लोग 38 जिले हैं, 38 जिले में हमारे एक्टिविस्ट हैं, जिम्मेदार हैं। लेकिन ये हुआ कि आज के दिन में सिर्फ एक आदमी के होने से नहीं काम चलेगा। हमने हर जिला से कम 10 आदमी को दौरा करा के वहाँ मेंबर बनाया है। मेंबर की शराइत ये है कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा न लगे। पॉलिटिक्स जरूर है, सोच सियासी होना चाहिए, लेकिन पावर पॉलिटिक्स में नहीं आए, जैसे यहाँ लोग हैं बैठे हुए हैं। और दूसरा ये कि मुसलमानों को जज्बातियत में ना फंसाए और डेवलपमेंटल प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि बिहार के 21 जिलों में हमने कमेटी बना लिया है और फरवरी में इंशाल्लाह 38 जिलों में हो जाएगा। अब हम इस पोजीशन में होंगे कि कोई भी प्रोग्राम अइम्मा के मसाजिद के लिए कोई सर्वे कराना हो, जो भी कराना हो, हम लोग करा सकते हैं। अब आखिर में मैं अपनी बात खत्म करता हूं, लेकिन मैं जरूरी समझता हूं कि वो हस्ती जिसने हम लोगों को मोटिवेट किया, मेरा इशारा है सैयद हामिद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। उन्होंने लिखा है 2 लाइन में, ये काम मतलब मिल्लत की तामीर, ये काम उतना बड़ा और हमारी पसमानदगी इतनी शदीद है कि हम सबको इसमें दिल जान से लगना पड़ेगा। हम अगर अपने फर्ज को टालकर दूसरों को देखेंगे तो ये मुहिम सर नहीं होगी। जो लोग कौल को अमल का बदल समझने लगते हैं और शिकायत करके मुतमईन हो जाते हैं कि हमने अपना फर्ज अदा कर दिया है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। सैयद हामिद। दोस्तों, ये हमारे लिए मसले रहा है और हम सबको इसमें आना चाहिए। और आपने मुझे सुना, हम आपके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। ऑफ के लिए 2 बातें हैं, एक तो सेंट्रल कमेटी बने और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम पटना में कीजिए ताकि आपके राहों में हम लोग पलके बिछा सकें। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं मोहम्मद सरदार साहब, जो ताज डेक्कन एजुकेशन कल्चरल सोसाइटी से हैं, को दावत देता हूं आए और हमारे इल्म में इजाफा करें। Assalamu alaikum. It gives me great pleasure to address all of you on this occasion. And Dr. Khadir Saab has created this opportunity for all the NGOs to present their best practices and opportunity to network with other NGOs and executives and community leaders and share ideas with them and learn from each other. MashaAllah, it's a good opportunity for everyone, and this kind of event should take place frequently in every city and state so that we can learn from each other. Learning is not a one-time
thing, but it's a lifelong process. The technology is evolving, and things are changing rapidly. And to keep pace with the change and catch up with the other communities, we have to work hard. We have to redouble our effort and to address the serious and chronic issues that Muslim community is facing in India. Now, our adversaries have declared a battle on our culture, on our lifestyle. And it's not, we cannot wait, but we have to become alert and explore options as to how we can work together. And most importantly, we stand to protect their rights. Over the past decade, we have worked to close loopholes in the administration of Waqf properties. We have proactively prohibited and blocked the sale and registration of these properties and found solutions to utilize these Waqf properties. It'll start from the beginning, please, video. You know voice over. Voice कहाँ गया? One of the biggest crises that the Muslim communities have faced across the nation is the encroachment and wrongful possession of real estate. In a hadith narrated by Bukhari, the Prophet ﷺ said, "Whoever takes a piece of land of others unjustly, he will sink down the 7 earths on the day of resurrection." In Islam, we are taught to be honest, just, and to stand for the rights of people. The Haji Deccan and Cultural Society has shown how to ensure our Waqf properties are kept safe and used for the benefit of our community. And most importantly, we stand to protect their rights. Over the past decade, we have worked to close loopholes in the administration of Waqf properties. We have proactively prohibited and blocked the sale and registration of these properties and found solutions to utilize these Waqf properties to be developed into institutions for the community. And when needed, we've taken legal action to protect what is rightfully ours. By following these processes and actively working within the community, we have launched a pilot program that has been successful and can be rolled out across the 30 states and 300 cities in the country. The Haji Deccan, with the launch of this program, has established the Muslim Community Center, which brings together people from all walks of life for us to come together, plan, and protect our community. We are working to make a difference in bettering the quality of life by establishing institutions such as a Darul Uloom, a community center for our women, our youth, and Muslim community at large that promotes Islamic knowledge, skills, and values. As we plan to establish this program across the country, we realize that we as a community need to change our perspective. We need to make dua and pray to Allah subhanahu wa ta'ala, but we must also become people that take action. It is narrated in a hadith in Tirmidhi that a Bedouin man was leaving his camel without tying it. The Prophet ﷺ asked him, "Why don't you tie down your camel?" The Bedouin answered, "I put my trust in Allah." The Prophet ﷺ replied, "Tie your camel first and then put your trust in Allah."
Our Muslim community has been challenged with the wrongful use and possession of our Waqf properties for decades. It is time we realize that there is a solution. We need to come together and make a conscious decision that we will make a difference. We will work to understand how to utilize our Waqf properties and establish institutions for our women, our youth, and our community at large. We need to realize that this is an opportunity for us to come together and be the change that we want to see. In the famous words of George Bernard Shaw, some people see things as they are and ask, why? Others dream things that never were and ask, why not? We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us, make us steadfast, and be amongst those that stand to protect the rights of our communities and those in need. This was a small video. It was made about our activities. Basically, 10 years ago, we came across a case where a prime land of Muslim community was sold by a local MLA to a Muslim contractor illegally. And once we came to know, we launched a fund, legal fund, to fight back and restore that property. And that was the beginning of our story. And to sustain this effort, we have registered a society in order to continue this effort and to tackle the issues of illegal occupation of Waqf properties and encroachments. Alhamdulillah, with only few activists, with a small investment in legal fund, we have restored properties worth 50 crores in a span of 5 years. And there are properties worth 200 crores in Warangal, which are to be taken care of, and we are continuing our legal fight to restore those lands and build community institutions. It's not just we restore the land, but we have to use it for a productive purpose. In fact, Muslims do not have right platforms for social gatherings. Our masajid have just become a place of prayers and nothing else. And there is no other place where Muslims can gather and discuss their problems, find solutions, or interact with elected representatives. That's why I have conceptualized a Muslim community center, a Muslim youth center, and Muslim women center, and Darul Ulum Deccan. These are the 4 core institutions I have designed. And Alhamdulillah, we have built a Muslim community center on the Waqf land, where now all of the Muslim community comes together. Whenever there is an issue, they come together, they debate, discuss, and they interact with the elected representatives, MLAs, MPs, and we organize several other programs every month. And that social platform has created several teams to tackle several issues that were being ignored. So unless there is a platform, there is a community center where we can come together, we cannot solve our issues. We have plenty of resources. Everyone talks about the Waqf properties being misused or encroached or whatever is happening with it, but very few have taken initiative to restore those lands and convert them into social institutions for the
productive use of Muslim community. Alhamdulillah, in Warangal, we have proved that those lands can be restored and we can build institutions for the benefit of the community. And we are interacting with all, across the community with, we are conducting several debates, interfaith debates, and interacting with MLAs, MPs when we have a crisis. And we will continue to do so. And these kind of platforms there have to be established in every city. Not just Muslim community center, but there have to be Muslim youth centers where the youth can be brought together. They can be given counseling. They can be prepared for competitive exams, for job training, and they can be motivated through seminars and workshops. So Muslim Youth Center is another concept. In the same manner, Muslim Women Center, where women exclusively can freely come together. And Alhamdulillah, now a lot of Muslim girls are educated. They can play a leadership role and they can solve their own issues. And we have created those opportunities for Muslim women also. And these kind of institutions need to be developed in every city. And if we want to know more about our activities and our vision and our accomplishments and what processes we have established to tackle the Waqf board issues, you can contact Taj Deccan Educational Society, Warangal. And inshallah, we are developing a website also. You will be aware of all the programs and details of the activities that will be taking place, and you can emulate that one, or you can have a local chapter of the society in your district as well. Thank you. Jazakallah. Thank you. थैंक यू सो मच सर। और हम सबकी दुआ है कि अल्लाह आपकी ये लीगल फाइट्स में आपकी हेल्प करे। अब मैं अमीन शेख साहब जो ऑल इंडिया मिली काउंसिल से है गुजारिश करता हूं कि आए डाइस पे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, स्टेज पे बैठे तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी रात तक कौम की फिक्र में हम सारे इकट्ठे हैं यहाँ। और मैं मुबारकबाद दूंगा जो सामने बैठ के सारी बातों को सुन रहे हैं। नाजिम साहब से मेरी मौदबाना इल्तिजा है कि मैं आपको मौका नहीं दूंगा कि आप मुझे भी 2 मिनट में ख़त्म करने की तजवीज़ दें। मैं अपनी बात को बहुत मुख्तसर कहूँगा। मैं अपना तारुफ पहले करा दूँ आपसे कि मैं ऑल इंडिया मिली काउंसिल का एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। उसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी के अध्यक्ष यहाँ पे जनाब इकबाल अंसारी साहब हैं। इनके साथ मैं ओबीसी मूवमेंट पे भी काम करता हूँ। तिस्ता सितिलवाड़ और जो भी लोग हैं गुजरात राइट्स से मुंसलिक, उनके साथ मैं गुजरात राइट्स में बिल्कुल अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, और मैं अपनी वालदा को, अपनी बीवी को इस बात का हकदार समझता हूँ कि उन्होंने कभी मुझे बंदिश में नहीं रखा कि इस ऐसे माहौल में आप क्यों बाहर जा रहे हो। तो उनको याद करते हुए, राइट्स हो, फसाद हो, या कहीं पे आसमानी आफत आ जाए, और यही वजह है डॉक्टर साहब, माजरत चाहूँगा कि मैं ये नहीं रखता हूँ कि किसी भी वक्त बैग उठा के मुझे दौड़ना पड़ता है। दूसरी बात, वक्फ के ताल्लुक से मैं ये कहूँगा सर कि हुकूमत हम पे कम जुल्म ढाती है, लेकिन जो हमारे अपने हैं इनकी नीयतें ख़राब हैं।
अगर इनकी अथॉरिटी या इनके सिग्नेचर ना हो तो किसी की ताकत नहीं है कि हमारी जमीन को कोई आंख उठा के देखे या हाथ लगा ले। तो हमको उस पे काम करना पड़ेगा थोड़ा सा। जब तक हमारे ईमान नहीं डगमगाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है। आप 10 लोगों के बीच में अकेले खड़े हो जाओ, कोई आपको टेढ़ी नजर से नहीं देखेगा, लेकिन जब हमारा एक नाकिस वहां पे पहुंच जाएगा तो हम पे हर कोई उंगली उठाएगा। तो उस पे मुझे और आपको मिलके, हमारी जब भी जरूरत पड़े आप मुझे बुलाइएगा, मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। दूसरी एक चीज, नौजवान यहाँ बैठे हैं जिनका मैं शुक्रगुजार हूँ, सुबह से मैं देख रहा हूँ, और आपके जो पीआरओ साहब है मुझसे उम्र में ज्यादा होंगे लेकिन 1 मिनट वो बैठे नहीं है सर। जिस तरह से आप लोगों को मिल रहा है साथ, और जो ये नौजवान बच्चे कर रहे हैं, ये आने वाली। और एक दूसरी चीज, कभी भी मैं जो भी मुकर्रिर यहाँ पे अगर ये बोलते हैं कि हमको आने वाली नस्लों के लिए काम करना है, तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है कि हमको हाथ आने वाली नस्लों के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए काम करना है। आने वाली नस्लें तो हमसे भी खराब हो सकती हैं। हम अल्लाह को अगर राजी करने के लिए काम करेंगे तो हमारी नस्लें अच्छी होंगी और इस तरह की बेईमानी और लाचारी हमको सहन नहीं करना पड़ेगी। तीसरी बस बिल्कुल, यानी अब ये जो असल बात है मैं मेरे यहाँ आने की, मैं वो आपको बता दूं कि मैं अल्लाह के फजलो करम से साहब आपसे इसलिए मुतासिर हूं कि मैंने 35 साल हो गए हैं, मैंने कभी लड़की की शादी का खाना नहीं खाया है सिवाय वलीमे के। और इत्तेफाक से आपकी और मेरी मुलाकात मुंबई में अंजुमन खलील इस्लाम में स्कूल में हुई, और आपने तकरीर में जब ये बात दोहराई तो मैं आपको मिलने के लिए बाहर तक और नीचे तक पहुंचा, और वहीं से आपसे मेरा क्या दिल मिल गया है कि अल्लाह हमारी इस अमल को, जो आप भी करते हैं और मैं भी करता हूं, इस अमल को हमारे नौजवानों में और कौम में फैलाए कि हमको ये खाना नहीं खाना है। वलीमा खाएंगे, हम शौक से खाएंगे। 80 निवाले हमारी खुराक नहीं है, लेकिन हम 80 किस्म का खाना रख रहे हैं। ऐसे खाने को तो ठोकर मार के निकल जाओ, नहीं खाना है हमको ये खाना। इज्जत से खिलाओ, 2 निवाले सूखी रोटी खिलाओ, हम खाएंगे, लेकिन ये नुमाइश वाला खाना मत खिलाओ। ज़कात दो, फितरा दो, और कौम के बच्चों को पढ़ाओ और कौम को आगे बढ़ाओ। ये कुर्बानी दो, ये नुमाइश मत करो। सर आपके लिए मैं चंद शेर जो अल्लामा इकबाल के कब के लिखे होंगे मुझे वो तो याद नहीं है, लेकिन दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। दयारे इश्क में, ये इश्क है इनका, डॉक्टर कदीर साहब का इश्क है, इतने बच्चों को लेके, इतने स्टाफ को लेके चलना, ये दयारे इश्क है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है। ये इनकसारी है कि हम ऊपर हैं और डॉक्टर साहब नीचे बैठे हैं। तेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नहीं, आखिरी शेर कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और माजरत चाहूंगा कि हो सकता है मेरा 1-8 मिनट इधर उधर हो गया हो। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, हमको किसी महल पे कबूतर बन के नहीं बैठना है। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। ये शाहीन एकेडमी के लिए चंद कलमात कहते हुए मुझे यहाँ कहने का कुछ मौका दिया गया, उसके लिए मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। और कौम में बेदारी पैदा करे, अपने भाई जहाँ भी तकलीफ में हो उनके लिए आपको जाना पड़ेगा, बेखौफ होकर, बेखतर होकर। अल्लाह हाफिज, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं हमारे आखिरी गेस्ट मैम खालिदा परवीन को बुलाना चाहता हूँ।
जो अमूमत सोसाइटी से हैं, प्लीज़ IMM और हमको एनलाइटन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम खदीर साहब और सारे मेरे भाइयों और बहनों पीछे, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गालिबन आज के इस नशिस्त में आखिरी स्पीकर हूँ मैं। सभी लोग थक गए हैं, 10 मिनट से पहले ही मेरी बात ख़त्म करूँगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक्क जिहादिही हुवा इज्तबाकुम। जिहाद करो जैसा कि जिहाद करने का हक है। जिहाद का मतलब हरकत करो, उठो अपनी जगह से, काम करो। हमको अल्लाह ताला ने आवाज दिए हैं, वजाहिदू फिल्लाहि हक्क जिहादिही हुवा इज्तबाकुम। उसने तुमको चुन लिया है, हमको चुन लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम उठ के खड़े नहीं होते तो अल्लाह ताला का कुछ कमी नहीं होती, अल्लाह ताला कुछ बिगड़ता नहीं, बिगड़ता हमारा है। कि ये सूरह हज के आयते हैं कि वजाहिदू फिल्लाहि हक्क जिहादिही, इसको मैं जोड़ती हूँ सूरह मोहम्मद के आयत से। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम नहीं उठोगे कि तुम्हारी जगह किसी और को ला खड़ा कर दूंगा, अपना काम ले लूंगा, तुम पस्त हिम्मत रहोगे, तुम बुज़दिल होगे, तुम काहिर होगे, ये सारी बातें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको चुन लिया है, सबूत दिए हैं, हम लोग आके बैठे, कुछ ना कुछ काम अपने जो अपने हाथों से बन पड़ते हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं अपना तारुफ, मेरा नाम खालिदा परवीन, आपने सुना है। मैं सोशल वर्कर भी हूँ और सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, 2 in 1 हूँ, बल्कि मैं 3 in 1। मैं बेसिकली 15 साल 20 साल शोबे दावत में काम किया करती थी। गैर मुस्लिमों में इस्लाम को तारुफ देना, ये काम था। जब हमने सेकंड लाइन थर्ड लाइन बहुत लोगों को तैयार किया इस मैदान में, ट्रेनिंग दिए, पूरे तेलंगाना आंध्रा मुत्तहिद आंध्रा था, फिर हमने वो काम उनको सपोर्ट कर दिया। फिर हमने देखा कि सोशल सेक्टर में हमारे खवातीन के मौजूद ना रहना हमारे लिए बहुत नुकसान हो रहा है। सोशल प्रॉब्लम्स है हमारे सोशल प्रॉब्लम्स कोई और एड्रेस कर रहे, वहां जाके अपने मसले लेके जा रहे हैं, जिसको इल्म ही नहीं है, जिसका दीन का अलिफ बे नहीं आता, या गैर मुस्लिम भी है, वहां पर जाके अपने मसाइल हल कर रहे हैं। तो हमने मुझे बहुत दुख हुआ। दुख होने के बाद हम इस पे सोच ही रहे थे, चलो मोदी साहब का आ ही गया था ट्रिपल तलाक, वो हंगामा चला। हमने देखा ये मुख्तलिफ जगह पे बातचीत चल रही थी, खवातीन पुलिस स्टेशन जा रहे, खवातीन कोर्ट चले जा रहे, हमारे खवातीन यहाँ बेरारवी के मामले कर रहे हैं। तो हमने कहा करना क्या है, इनको रोकें कैसा, इनका सुने कैसा। हमने मुख्तलिफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कुछ लिखा, फिर बाद में अपने वक्फ बोर्ड के पास जाके कुछ बातें रखे, फिर आखिर में जो है खजात ऑफिस में जाके बताया कि भाई आप एक ऑफिस यहाँ रखते हैं, गोलकोंडा में और एक ऑफिस रखते हैं ओल्ड सिटी में, बीच में इतने बड़े आबादी में अगर खातून के साथ कुछ मामला हो तो पुलिस स्टेशन नहीं जाए तो जाएगी कहाँ? खुदा के लिए आप लोग अपना ये खजात ऑफिस जगह जगह खोले। बल्कि नहीं होता मैडम, वो खवातीन ऐसे ही रहते हैं। बस इस तरह की आवाज थी, इस तरह के अल्फाज, तकलीफ मुझे हुई। तो फिर उसके बाद में हमने सोचा कि असल प्रॉब्लम ग्राउंड में सोल्यूशन ढूंढना है। तो हमने उसी वक्त तय किया था, अमूमत सोसाइटी ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, खवातीन के लिए काम करना था, लेकिन पता नहीं चल रहा था क्योंकि हम बेसिकली दाई थे, तो NGOs कैसे चलाना पता ही नहीं था। तो हमने उस वक्त तय कर लिया था हमको एक काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट करना है कि खवातीन को पुलिस स्टेशन जाने से यहाँ बिठा के बात करना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तरफ लेके जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 6 साल से हम ये काम कर रहे हैं कि 50% ऑफ द प्रॉब्लम्स हमारा ऑफिस में सॉल्व हो जाता, 50%, 30% ऑनगोइंग रहता, 20% अपस्टैंडिंग हुई थी। इस तरह जो है अमूमत सोसाइटी का। और जब सिर्फ काउंसलिंग सेंटर में क्या करेंगे, उसके अलावा भी बहुत से काम है करने के लिए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट हमारा अमूमत सोसाइटी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में थे। तो हमने क्या किया,
ये स्लाइड ऐसे जाते रहने तो बस लोग देखते, मैं बोल लेती हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसके साथ और कुछ एक्टिविटीज हमने पहला प्रोजेक्ट शुरू किया था कि इसके लिए इस तंजीम NGO को मजबूत करने के लिए खवातीन की जरूरत है, हैंड्स की जरूरत है। रिसोर्स पर्सन्स कहाँ से आएंगे? तो रिसोर्स पर्सन्स के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट शुरुआत ही हमने हैदराबाद में किया था, डिप्लोमा इन इस्लामिक नाम से 3 मंथ्स कोर्स हमने स्टार्ट किया था। हमारा टारगेटेड ऑडियंस थे हाउसवाइफ्स जो जस्ट मैरिड, 1-2 बच्चों के साथ, हस्बैंड जाने के बाद सारा वक्त टीवी के हवाले कर देते, उनको टारगेट किया हमने। उनको बोला 3 महीने में आपको हम डिप्लोमा इन इस्लामिक सर्टिफिकेट के साथ आपको कोर्स सिखाएंगे, जिसमें कुरान हदीस रिलेटेड टू वुमेन सारी चीजें हमने उसके अंदर कवर किया। उसमें आने के बाद कुछ खवातीन हमारे सोशल सेक्टर में आने के लिए हमारा वर्क देके हमारी तरफ आ रही थी, कुछ खवातीन और आगे बढ़ना चाह रही थी। इस तरह हमने अपने रिसोर्स पर्सन को जमा करने की कोशिश की। साथ ही साथ हमने काउंसलिंग जब चल रहे थे हमारे फैमिली इश्यूज पर, कुछ ऐसे इश्यूज भी आ रहे थे जो प्री मैरिटल काउंसलिंग, अगर शादी से पहले काउंसलिंग हो जाती तो ज्यादा ये बिगाड़ नहीं होती थी, ऐसा हमने महसूस करने लगा। तो फिर हमने उसके लिए मैट्रिमोनियल सर्विस, मैरिज ब्यूरो ओपन कर दिए कि ऐसी काउंसलिंग करेंगे तो आएंगे नहीं कोई, हमने कहा मैट्रिमोनियल सर्विस देंगे उनको। जैसा लड़का है लड़की का नाम रजिस्टर करते हैं हम लोग, करने के साथ उस लड़का को लड़की को दोनों को 2 बार काउंसलिंग होती है, उनके पेरेंट्स का भी काउंसलिंग होती है, तो ताकि जो ना शादी से पहले ही आने वाले किस तरह के मोमेंट्स, मतलब किस तरह के तब्दीलियां उनके सोच में, एक्शन में सब होना चाहिए। और आज मैं आप लोगों को बताने के लिए मैं बहुत तकलीफ के साथ बताती हूँ, हमारे नौजवान बच्चों को प्री मैरिटल काउंसलिंग तरफ जरूर लेके ला जाइए। मोबाइल आकर इतना बिगाड़ दिए हैं कि लोग अपनी जिंदगी 1 महीना 2 महीने के अंदर खत्म कर रहे हैं, रिश्ता खत्म कर रहे हैं। लड़कियों की भी जरूरत है, लड़कों की भी जरूरत है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप होने के बाद ये वो एक बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। दिस इज द ग्राउंड रिपोर्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कोई कही सुनी बात नहीं है, हम देखते हैं। और अगर बोलूं ऐसा लगता है कि जबान भी उतना, होंठ भी मेरा है, दांत मेरा है, एक हिस्सा है, कुछ बोल भी नहीं सकते, रोक भी नहीं सकते। इस तरह के मसले हुए, हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं, इस तरह के जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं। और मैट्रिमोनियल सर्विस, उसके बाद में हमने अपनी नजर दौड़ाए कि स्लम्स को, क्योंकि मिडिल क्लास को तो एड्रेस कर रहे थे इस तरह के, और स्लम्स की तरफ हमारा ध्यान गया था। स्लम डेवलपमेंट भी हमारा हिस्सा है। वहाँ पे बच्चियों को जो ड्रॉप आउट्स है, स्कूल ड्रॉप आउट्स 3rd, 5th या 7th जो पढ़ के ड्रॉप आउट्स होते हैं, उस वक्त पढ़ने का इरादा नहीं रहता, शौक नहीं रहती, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है, शर्माते हैं, बच्चे बड़े हो गए, तो उन लोगों को पकड़ के स्क्रीनिंग करके, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग डोनर्स जितने मिलते उतने स्टूडेंट्स का हम लोग, पहला फर्स्ट बैच में हम 12 बच्चियों को शुरू करे थे, 12 डोनर्स ढूंढे थे, 12 बच्चियों को हमने स्क्रीन आउट किया। तो इस तरह करते करते ग्राफ हमारा आहिस्ता बढ़ते गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जो है ना वो बच्चियों को टॉस एग्जाम लिखाते, 3-4 महीने उनको हम लोग तालीम देते खूब अप कराने का। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर कोर्स के नाम से 3 महीना अपने पास रख के तरबियत करते हैं उनको, दीन का और दुनिया का। इसी दौरान में पैरा मेडिकल कोर्सेस में उनको शरीक करते ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। और ये एक काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा यूनिक टाइप इसलिए है कि जैसा लड़कियों का एडमिशन लेते हैं तो पेरेंट्स को बुलाते हैं, पेरेंट्स को बुला के माँ से कहते हैं तुम्हारी बेटी को हम पढ़ाएंगे, इसके बदले में तुमसे कुछ चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए। वरना फिर क्या देना? बोलते कि 10:30 बजे रात के बाद आपकी बेटी जागना नहीं, सुबह फजर के बाद सोना नहीं, इसका गारंटी लिख के दो। तो ये उनसे कमिटमेंट लेते हैं। ये और बात है, हम प्रॉपर चेकिंग नहीं कर सकते, लेकिन उनके दिल में एक चीज रख देते हैं कि आपकी बेटी के लिए हम मेहनत कर रहे तो आप ये काम करो। तो एक बेटी के लिए वो माँ अगर सुबह में उठती है और दूसरे रात में 10:30 बजे बंद कराती है तो घर में एक माहौल बनता है। ये हमारा मतलब था। उस तरह फादर जब होते हैं, फादर भी आते हैं, फादर से बोलते हैं, क्योंकि यूजुअली स्लम से ऑटो वाले, रिक्शा वाले, छोटे छोटे कारोबार करने वाले यही लोग होते हैं, और ज्यादातर लोग शराब पीते हैं, आप सबको मालूम है। तो फादर से कमिटमेंट लेते हैं कि शराब नहीं पीने का,
मैं बोलती कि आप शराब नहीं पीना, गाली गलौज नहीं देना, लिख के दो। इस तरह पूरे फैमिली को अडॉप्ट करते हैं। स्लम में 12 बच्चों को अडॉप्ट पढ़ाने का मतलब सिर्फ 12 बच्चे ने 12 फैमिलीज। ये हम यूनिक टाइप का काम करने की कोशिश करें, इसके अंदर नतीजे भी अच्छे आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह जो है हम बहुत से एक्टिविटीज देख सकते हैं आप लोग। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर्स जाके आप ऐसे एडवांस कोर्स भी हमने स्टार्ट कर दिया, और हमने टेलरिंग का भी हमने रखा। मैंने आपको बताया कि मैं बेसिकली सोशल वर्कर भी, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी टाइप की हूँ। NRCCA आया था तो उस वक्त तो फेस ऑफ हैदराबाद के नाम से मुझे लोग जान रहे थे, क्योंकि जहाँ भी फ्लैश प्रोटेस्ट था वहाँ हम थे। तो हमने, क्योंकि लोग पूछा NRCCA में आप क्यों आ रहे, तो मैंने कहा कि भाई ये तो लेडीज़ का भी प्रॉब्लम है, ये लेडीज़ का प्रॉब्लम कैसे नहीं है ये। तो इस तरह जो है हमने कॉल एक दफ़ा प्रोटेस्ट दिए तो हज़ारों के लोग आ गए थे। ये एक वक्त था, ऐसा आते गया। अब रही बात, मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ यहाँ पर, ये एक्टिविज्म में आने से पहले मैं एक्टिविस्ट कैसा बनी, मुझे क्या वो मोटिवेशन था एक्टिविस्ट बनने मजबूर किया। जब मैं दावती काम ही कर रही थी, हमारे वक्फ बोर्ड में एक स्पेशल ऑफिसर थे, बहुत ही ईमानदार। उनके पास मैं शादी मुबारक स्कीम के बारे में पूछने के लिए गई थी, क्या ये सही है, बच्ची के नाम पे पूरा पैसे आएगा, बीच में कोई मिडिल आदमी रहता है क्या। तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, कुछ डायरेक्ट उनके अकाउंट में आते। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मैडम वक्फ सिलसिले में, मस्जिद सिलसिले में आप हमारे बारे में क्या कर सकते हैं, क्या आप लोग क्या कर सकते हैं। हमारा छोटा तंजीम था उस वक्त में, अवामी इंसाफ मूवमेंट भी। तो मैंने कहा कि अभी तो हमको तो ऐसा कोई इल्म नहीं है। तो बोले मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, पूरा क्लियर है, मैं ऑफलाइन आपको सब कुछ दूंगा। उसको अवेयर पब्लिक के ऊपर, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं बताइए। लीगल फाइट कोई और कर रहा है। फिर हमने एक मीटिंग की, फिर बाद में हमने फैसला किया हाँ अपने कैपेसिटी के हिसाब से आवाम में लाएंगे। तो टोपी, बच्चों के यूथ को टोपियाँ और बनियंस वाला सेव टोली मस्जिद नाम से हमने बनाया। जब मैं ये बात रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था तो हमारे कुछ बड़े लोगों के सामने जिक्र की थी कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आप दुआ कीजिए। ये वक्फ का वो बहुत टोली मस्जिद नाम से आप टाइप करेंगे तो मालूम होता कितना बड़ा स्कैम है वो बहुत बड़े बड़े लोगों के हाथ है उसके अंदर। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था। तो मैं बोली थी इस टोली मस्जिद के इश्यू पर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है कल। तो बोले कि बाजी आप उस पर हाथ डाले, वो वक्त में हाथ डाले। अब मैं बोली अच्छा, बोले हाँ वो तो डाल दिए। नहीं ये कैसा, बहुत ही डेंजर। मैंने कहा डाल दिया, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। पीछे तो एक स्टेप भी बैक नहीं होंगे, बैकअप नहीं होंगे। अब मैंने उसके बाद उन्होंने दुआ करना शुरू कर दिए थे। मैंने अच्छा इतना सेंसिटिव बेचारे, इतना सेंसिटिव। और फिर मैंने उस वक्त कहा कि मुझे मालूम था, जब भी मैं समझी मुझे क्या करना है, वाई आई एम ए मुस्लिम, वाई आई एम लाइक दिस, मुझे समझ में आने के बाद से मैं एक तय कर दी थी कि मुझे ICU में भर के मरना नहीं है। तो मैं सर में कफन बन के निकली हूँ घर से, मौत से कभी डरती नहीं है, मैंने कहा उनसे। तो मुझे ऐसा उस वक्त मेरे मुंह से खुद निकला था, हालांकि मैंने कोई पहले से लिख के नहीं रखा था। तो मुझे मौत से वाकई डर नहीं है। क्यों डरेंगे भाई। तो एक्टिविज्म का वो जो जज्बा है ना इस तरह अंदर था, वो वहां पहली दफा निकला और हमने फाइट किया। जितना मुश्किल सिचुएशन मैंने बताया कि आपके लिए भी सिक्योरिटी मिली, सिक्योरिटी कुछ नहीं, ऑटो में जाती, ऑटो में आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बाद में तेलंगाना में हमने इसलिए वक्त पे छोड़ दिया, वहां मुझे ऐसा लगा ये दलदल है, कहीं से समझते, क्योंकि उसके अंदर वो जो टोली चौकी, टोली मस्जिद के एरिया के जितने भी औकाफ का जमीन है ना, पूरे पार्टी वाले हड़प कर दिए थे। पूरे एक पार्टी नहीं, दूसरा पार्टी, सारे पार्टी वाले हड़प किए थे। तो कौन किसको बोलेगा, कौन किसको पकड़ाएगा। इसका हमने सोचे कि हम एज ए वुमन क्या कर सकते हैं। और मुझे आज कर्नाटका के बारे में सुनकर, इससे पहले अकरम भाई के सुन के हमने ट्विटर में देखा था, सुन के इतना अच्छा लगा कि अच्छा इतना सब कुछ हो रहा था। तेलंगाना वाले क्या सो रहे थे, क्यों सो रहे थे, समझ ही नहीं आ रहा। आज भी मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना सब कुछ हो रहा है।
कि एज ए वुमन आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, कि जो वक्त पे काम करने वालों को इतना सब कुछ हो रहा समझ में नहीं आता, क्यों हो रहा समझ में नहीं आता मुझे। तो ये एक एक्टिविज्म का जज्बा मेरे अंदर है। तो मैंने मुख्तलिफ प्रोटेस्ट में मुख्तलिफ जगह पे मैंने काम किए। कोविड में वक्त में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किए। सबसे पहले जनता कर्फ्यू में फर्स्ट डे स्टार्ट किए थे हमने खाना, बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनको खाना खिलाना। उसके बाद लगातार हमने खाना खिलाना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत से की है। इसमें हमारा तंजीम तरफ से सबसे पहला एक व्हीकल कि जो उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल में डेड बॉडीज का ढेर पड़े हुए थे, क्योंकि उठाने वाले कोई नहीं थे। 10-12 हज़ार व्हीकल के लिए पूछ रहे थे डेड बॉडी उठाने के लिए, ले आने के लिए, तो लोग छोड़ के चले आ रहे थे। तो बात आने के बाद फिर मैं अपने डोनर से बात करी कि एक आध व्हीकल हम ले लेते हैं डेड बॉडीज को शिफ्ट करने का। तो वो बॉडी उस पर शिफ्ट करके